दोस्तों आप सब कैसे हो। आज क्लास 12th की हिस्ट्री का बच्चों चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है उपनिवेशवाद और देहात, इसके जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे बच्चों, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक बने रहे। पहला इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बच्चों, उपनिवेशवाद किसे कहते हैं, क्योंकि चैप्टर का नाम बच्चों उपनिवेशवाद, तो पहले हम लोग समझेंगे उपनिवेशवाद होता क्या है। तो ध्यान से आंसर को समझना है। एक शक्तिशाली राष्ट्र के द्वारा अपने कमजोर किंतु प्राकृतिक संसाधन से परिपूर्ण राष्ट्र का जो शोषण करता है उसी को बोलते हैं बच्चों उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद में आपको ध्यान रखना, जो भी बच्चों जो शक्तिशाली जो देश होता है वह कमजोर देशों को क्या करता है, गुलाम बनाकर उसका जो भी संसाधन होता है उस संसाधन का यूज करना ही क्या कहलाता है, उपनिवेशवाद कहलाता है। जैसे भारत जो था बच्चों, ब्रिटेन का क्या था, उपनिवेशवाद था, मतलब गुलाम था। और भारत में जो भी बच्चों संसाधन था उस संसाधन का इस्तेमाल करता था कौन बच्चों, अंग्रेज। इसीलिए यहाँ बोलना चाह रहे एक शक्तिशाली राष्ट्र, राष्ट्र का मतलब देश के द्वारा अपने कमजोर देश, लेकिन जो भी कमजोर देश है बच्चों प्राकृतिक संसाधन से परिपूर्ण है। जो कमजोर देश है बच्चों उसके पास प्राकृतिक संसाधन बहुत ज़्यादा है और राष्ट्रों के रूप में जो शोषण करता है उसी को बोलते हैं बच्चों उपनिवेशवाद। जैसे कि बच्चों ब्रिटेन ने भारत को क्या बना दिया था, उपनिवेशवाद बनाया था। भारत के अंदर जो भी बच्चों रिसोर्सेज था उस रिसोर्सेज का यूज करके क्या करता था, अपना ग्रोथ किया। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन बच्चों, भारत में उपनिवेशवाद की स्थापना के क्या क्या कारण है। भारत में बच्चों जो उपनिवेशवाद है, जो ब्रिटेन जो भारत को जो गुलाम बनाया था उस गुलाम बनाने की वजह क्या क्या है। पहला कारण है बच्चों कि भारत में जो कच्चे माल क्या होते थे आसानी से मिल जाते थे और उस कच्चे माल को ब्रिटेन में ले जाकर बच्चों मशीन से बनाकर फिर उसी वस्तु को क्या करना, भारत के बाजारों में बेचा करते थे। वहीं बोलना चाह रहा है भारत में क्या होता था बच्चों, कच्चे माल आसानी से मिल जाते थे और जो भी बच्चों कच्चे माल को क्या कर लिया था, ब्रिटेन ले जा जाता था। उसके बाद मशीन से उस वस्तु को बनाकर फिर भारत में उसको क्या कर बेच दिया जाता। इसलिए निर्मित माल की खपत जो मशीन से बनाने के बाद उस वस्तु को फिर से भारत में लाकर बेच दिया जाता था। और ईसाई धर्म का प्रचार, तीन मुख्य उद्देश्य था बच्चों भारत को उपनिवेशवाद बनाने का। पहला, कच्चे माल आसानी से मिल जाते थे। निर्मित माल की खपत, जो भी बच्चों ब्रिटेन में यहाँ से कच्चे माल को ब्रिटेन ले जा जाता था मशीन से बनाकर फिर भारत में उसको बेच दिया जाता था। और तीसरा जो कारण बच्चों, ईसाई धर्म का प्रचार। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, पेपर के पॉइंट अभी से बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लासी का युद्ध बच्चों क्या था, जो पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना, आंसर को बारीकी से समझना है। प्लासी का जो युद्ध हुआ था बच्चों, बंगाल के नवाब का मतलब राजा, जो जिसका नाम था बच्चों सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। तो आपसे पेपर में अगर पूछा जाता है कि प्लासी का युद्ध बच्चों किसके बीच में हुआ था, तो प्लासी का युद्ध जो हुआ था बच्चों बंगाल के जो नवाब, जिनका नाम आपको ध्यान का सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। एक नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में आपसे पूछा जाएगा बच्चों प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था। प्लासी का युद्ध जो हुआ था बच्चों बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। कब हुआ था, तो आपको ईयर को याद करना है। यह युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी नामक जगह पे हुआ था। जो प्लासी का जो युद्ध हुआ था बच्चों, इसको क्या करना, आपको डेट को भी याद करना, ईयर को भी याद करना। प्लासी का जो युद्ध हुआ था 23 जून 1757 ईस्वी को बच्चों वेस्ट बंगाल में एक जगह है प्लासी, उसी जगह पे क्या हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था। और किसके बीच हुआ था बच्चों, ईस्ट इंडिया कंपनी और जो बंगाल के नवाब जो सिराजुद्दौला था उसी के बीच में यह लड़ाई हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी के मैदान में दोनों सेनाओं के बीच अनबन हो गई। दोनों सेना का मतलब हुआ कि बच्चों जो बंगाल के नवाब जो सिराजुद्दौला और अंग्रेज के जो सेना था उन दोनों सेनाओं के बीच क्या हो गया, अनबन हो गई। उसके बाद नवाब के एक बड़े भाग की सेना युद्ध से पीछे हट गई। उसके बाद जब लड़ाई स्टार्ट हो गया बच्चों, तो नवाब का जो सेना था कुछ सेना क्या हो गया, वो लड़ाई से पीछे हट गया। आगे बताएंगे बच्चों पीछे हटने का वजह, आगे बता देंगे कि जो बंगाल का नवाब जो सिराजुद्दौला का बहुत सारे सेना युद्ध से पीछे हटने का कारण आगे आपको बताएंगे। इसके बावजूद भी बच्चों सिराजुद्दौला का सेना जिसका नेतृत्व कर रहा था बच्चों, सेना का मतलब कुछ सेना का जो नेतृत्व कर रहा था, जो हेड था उसका नाम था मीर बदन। क्या नाम था बच्चों, एक सेना का टुकड़ी था, सिराजुद्दौला का बहुत सारे सेना था, उस सेना का एक टुकड़ी का जो नेतृत्व कर रहा था उसका नाम था बच्चों मीर मदन। क्या नाम था, मीर मदन। और दूसरा सेना का टुकड़ी का नाम अभी बताते बच्चों, दूसरे का नाम था बच्चों मोहनलाल कर रहे थे। पहले का नाम था बच्चों मीर बदन, दूसरे सेना का जो नेतृत्व कर रहा था मोहनलाल कर रहा था, जिसने अंग्रेजी सेना के डटकर क्या किया था, सामना किया था। जो अंग्रेजी सेना के सामने दोनों बच्चों मीर बदन और मोहनलाल ने क्या किया था, सामना किया था। लेकिन मीर जाफर बच्चों जो गद्दारी के कारण, ये भी क्वेश्चन बहुत पेपर में आता है, लेकिन जो मीर जाफर था बच्चों उसने गद्दारी के कारण सिराजुद्दौला की इस युद्ध में हार हो गई। जो मीर जाफर था बच्चों वो सिराजुद्दौला से क्या कर दिया, गद्दारी कर दिया। गद्दारी के कारण बच्चों
जो प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला हार गया। आगे पढ़ाएंगे बच्चों, मीर जाफर को बेसिकली क्या किया था, लालच दे दिया था। और मीर जाफर को बच्चों रॉबर्ट क्लाइव ने बोला था कि अगर हम सिराजुद्दौला से प्लासी के युद्ध में अगर जीतते हैं तो जीतने के बाद क्या कर देंगे, मीर जाफर को बच्चों बंगाल का नवाब बना देंगे। जिसके कारण से मीर जाफर को क्या हो गया बच्चों, लालच हो गया। लालच बाद उसने सिराजुद्दौला को क्या कर दिया, गद्दारी कर दिया, मतलब धोखा दे दिया। उसके बाद प्लासी के युद्ध में बच्चों सिराजुद्दौला की हार हो गई। इसीलिए लिखना चाह रहा, लेकिन मीर जाफर की गद्दारी मतलब धोखा देने के कारण बच्चों सिराजुद्दौला की इस युद्ध में हार हो गई। वह जान बचाकर भागा, लेकिन मीर जाफर के जो बेटे मीरन ने पकड़वा कर क्या कर दिया, सिराजुद्दौला को मरवा दिया। जब बच्चों जान बचाकर सिराजुद्दौला जब भाग रहे थे तो मीर जाफर का जो बेटा था बच्चों मीरन ने क्या कर दिया, उसको पकड़वा कर मरवा दिया। और फोर्थ में बच्चों गिवन है प्लासी के युद्ध होने के कारण। जो प्लासी का जो युद्ध हुआ था बच्चों, उसके होने का बेसिकली 2 कारण है। दोनों कारण को क्या करेंगे, बारी बारी से पढ़ेंगे। पहला जो कारण आपको ध्यान रखना बच्चों, पहला कारण जो है, पहला कारण में सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों की जो फोर्ट विलियम जो किला था उसको नष्ट करने का हुक्म दिया। आपको ध्यान रखना पहला पॉइंट में बच्चों देखना बच्चों, सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों की जो फोर्ट विलियम जो बच्चों जो किला था उसको नष्ट करने का क्या कर दिया, हुक्म दिया। हुक्म मतलब आदेश दिया। सिराजुद्दौला ने बच्चों अंग्रेजों की एक फोर्ट विलियम जो किला था उसको नष्ट करने का क्या कर दिया, हुक्म दिया। और मई 1756 ईस्वी में जो सिराजुद्दौला की जो सेना थी उस फोर्ट विलियम जो किले था उसको क्या कर लिया, आक्रमण करके फिर नवाब ने उस पर क्या कर दिया, फोर्ट विलियम जो किला था उस पर अधिकार कर लिया। नष्ट तो नहीं किया, लेकिन जो किला था बच्चों उस किले पे 1756 ईस्वी में जो बंगाल का जो नवाब सिराजुद्दौला था वह फोर्ट विलियम जो किले पे क्या कर लिया, अपना अधिकार कर लिया। तो पहला कारण बताएंगे बच्चों, सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों की जो फोर्ट विलियम किले को नष्ट करने का हुक्म दिया और 1756 ईस्वी में फोर्ट विलियम किले पे आक्रमण करके नवाब ने उसको अधिकार कर लिया। बेसिकली उसको नष्ट तो नहीं किया, लेकिन जो फोर्ट विलियम जो किले था बच्चों उस किले को क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। पहला कारण है। दूसरा कारण आपको ध्यान से समझना बच्चों, पहला कारण बता दिए कि प्लासी का जो युद्ध हुआ था उस युद्ध का कारण। दूसरा कारण आपको ध्यान रखना है बच्चों, काल कोठरी की दुर्घटना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। काल कोठरी की दुर्घटना जिसमें कहा जाता है कि 146 अंग्रेज जिनमें उनकी स्त्रियां और बच्चे भी क्या थे बच्चों, शामिल थे। फोर्ट विलियम जो किले थे बच्चों उसमें क्या कर दिया, सभी को बंद कर दिया और दम घुटने के कारण से बच्चों सभी की क्या हो गई, उन लोगों की मौत हो गई। बोलना चाह रहा बच्चों, एक काल कोठरी की दुर्घटना जिसमें कहा जाता है कि बच्चों 146 अंग्रेज जिनमें से स्त्रियां और बच्चे भी शामिल थे, फोर्ट विलियम जो किला था बच्चों उसमें बंद कर दिया गया, जिसके कारण से दम घुटने के कारण से सभी की क्या हो गई, मृत्यु हो गई, जिसके कारण से अंग्रेज गुस्सा हो गए। वही बात है लिखना चाह रहा बच्चों, बंद कर दिया जिसके कारण से दम घुटने के वजह से उन लोगों की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। जब इस घटना की खबर जब अंग्रेजों को पता चला तो बहुत ज़्यादा क्या हो गया, गुस्सा हो गया। जब अंग्रेजों को यह बात चला कि बच्चों 146 जो अंग्रेज जिनमें स्त्रियां और बच्चे शामिल थे दम घुटने के कारण से जब इनकी मृत्यु हो गई, तो अंग्रेजों का जब बच्चों यह पता चला यह बात, तो बहुत ज़्यादा क्या हो गया, गुस्सा हो गया। और फिर मद्रास से बच्चों क्लाइव और वाटसन जो थल सेना लेकर कलकत्ता की तरफ बढ़ गया। उसके बाद बच्चों जो मद्रास से जो क्लाइव था और वाटसन जो थल सेना लेकर क्या किया, कलकत्ता की तरफ बढ़ा। और बंगाल के जो अधिकारी जिसका नाम आपको ध्यान रखना, मीर जाफर को रिश्वत देकर अपने पक्ष में कर लिया। जो बच्चों जो क्लाइव था जो मद्रास से जो बंगाल में जो आ रहे थे, उसने बंगाल में पहुंचकर जो मीर जाफर था बच्चों, मीर जाफर को क्या कर दिया, रिश्वत देकर अपने पक्ष में क्या कर लिया। और यहाँ आने के बाद हुगली नदी पर भी क्या कर लिया, अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। और अंत में राजा को क्या करना पड़ा, राजा मतलब सिराजुद्दौला को झुकना पड़ा। पर जो फिफ्थ है बच्चों, प्लासी युद्ध का परिणाम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। प्लासी जो युद्ध हो गया उसका परिणाम क्या हुआ, तो परिणाम हुआ कि बच्चों मीर जाफर को जो क्लाइव ने बंगाल का नवाब घोषित कर दिया। जो मीर जाफर था बच्चों जिन्होंने क्या किया था, गद्दारी किया था, उस गद्दारी के कारण ही प्लासी के युद्ध में बच्चों सिराजुद्दौला की हार हो गई। जब प्लासी का युद्ध जब खत्म हो गया उसके बाद क्या हुआ, मीर जाफर को रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल का क्या कर दिया, नवाब घोषित कर दिया, बना दिया। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना, गद्दी पे बच्चों एक ऐसा नवाब बैठ गया जो अंग्रेजों के कहने पे क्या करता था, काम करता था। बोलना चाह रहा, गद्दी पे एक ऐसा नवाब मतलब राजा बैठ गया जो अंग्रेजों के कहने पे क्या करता था, कोई भी काम करता था। इसका मतलब हुआ कि बच्चों नाम मात्र का क्या था, मीर जाफर राजा था, लेकिन सारा का सारा जो काम करता था बच्चों अंग्रेजों के द्वारा किया जाता था। इस युद्ध में बंगाल की जो रणनीति पे अंग्रेजों का क्या हो गया, नियंत्रण हो गया। इस युद्ध के बाद बच्चों बंगाल को रणनीति, बंगाल को किस तरीके से चलाना है, उसमें किस तरीके से शासन करना है, उस पर जो अधिकार हो गया बच्चों अंग्रेजों का नियंत्रण हो गया। कब बच्चों, प्लासी के युद्ध के बाद।
बाद अंग्रेज ने बंगाल पे घुसते चले गए और आगे बढ़ते चले गए। सबसे पहले बच्चों भारत में अंग्रेजों ने जो गुलाम बनाया था वह बनाया था बच्चों वेस्ट बंगाल को, फिर धीरे धीरे क्या किया पूरे भारत को गुलाम बनाया उन्होंने। तो सबसे पहले अंग्रेजों ने बच्चों जो भारत का जो कौन सा पार्ट को गुलाम बनाया था, तो वेस्ट बंगाल को बनाया था, मतलब पश्चिम बंगाल को बनाया था, फिर धीरे धीरे घुसते चले गए और पूरे भारत को क्या कर दिया उन्होंने गुलाम बना लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ बंगाल तथा वहाँ के जमींदार के बारे में बताना कि बंगाल तथा वहाँ के जो जमींदार है बच्चों उस जमींदार के बारे में क्या करना है पढ़ना है। औपनिवेशिक शासन सबसे पहले बच्चों बंगाल में स्थापित किया। जो औपनिवेशिक का मतलब जो गुलाम बनाया था बच्चों अंग्रेजों ने सबसे पहले बंगाल को बनाया था। बंगाल ही वैसा प्रांत था जहाँ सबसे पहले ग्रामीण समाज को पुनर्व्यवस्थित का मतलब सबसे पहले जिस तरीके से बच्चों जो बंगाल का जो नवाब जो सिराजुद्दौला क्या कर रहा था शासन चला रहा था, उस शासन को क्या कर दिया अंग्रेजों ने फिर से क्या किया पुनर्व्यवस्थित फिर से क्या किया स्टार्ट किया, अपने तरीके से स्टार्ट किया। और उन्होंने क्या किया अंग्रेजों ने बच्चों भूमि संबंधी अधिकारों की नई व्यवस्था लाई। भूमि संबंधी जो अधिकार है बच्चों उसके नई व्यवस्था क्या कर दी लागू कर दी। और साथ साथ बच्चों नई राजस्व प्रणाली स्थापित करने का अंग्रेजों ने क्या किया प्रयास किया। तो औपनिवेशिक शासन बच्चों सबसे पहले बंगाल में क्या किया स्थापित किया गया। बंगाल ही ऐसा प्रांत था जहां सबसे पहले ग्रामीण समाज में पुनर्व्यवस्था से बच्चों सिराजुद्दौला शासन जो बंगाल में कर रहा था उसको क्या कर दिया अंग्रेजों ने पुनर्व्यवस्थित फिर से क्या किया स्टार्ट करने की कोशिश किया तथा भूमि संबंधी अधिकारों की नई व्यवस्था तथा नई राजस्व प्रणाली का प्रयास करने के लिए क्या किया अंग्रेजों ने नई राजस्व प्रणाली स्थापित करने का अंग्रेजों ने क्या किया प्रयास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें लिखा जमींदार किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों जमींदार के बारे में पढ़ना है कि जमींदार किसे कहते हैं। जमींदार जो था बच्चों वास्तव में राजस्व एकत्रित करने वाला अधिकारी था। बेसिकली क्या था बच्चों जो जमींदार था वह किसानों से टैक्स लेकर क्या करता था अंग्रेज को देता था। जमींदार जो था बेसिकली क्या था बच्चों राजस्व का मतलब टैक्स एकत्रित करने वाला एक अधिकारी था जो क्या करता था बच्चों किसान से टैक्स लेकर अंग्रेज को देता था। जो जमींदार था बच्चों जमींदार किसान से टैक्स लेता था और उस टैक्स को किसको देता था बच्चों अंग्रेज को देता था। जिसके अधीन में किसी बच्चों जो जमींदार था उसके अधीन पूरा इलाका था, किसी को बच्चों पूरा जिला था, किसी को अनेक गांव था। बहुत सारे जो जमींदार था बच्चों किसी जमींदार को पूरा इलाका दे दिया जाता था कि इस इलाके से क्या करना आपको टैक्स वसूल कर राजा को देना है। किसी जमींदार को पूरा जिला मिल जाता था, किसी जमींदार को पूरे गांव मिल जाता था। कभी कभी किसी जमींदार को बच्चों 400 से अधिक गांव भी मिलता था। किसके लिए बच्चों राजस्व इकट्ठा कर राजा को देना, मतलब राजा मतलब यहाँ पे अंग्रेज को देना। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान से समझना है। जो जमींदार था बच्चों अपने सेनाएं रख सकता था, इन्हें कभी कभी राजा भी कहा जाता था। जमींदार जो था बच्चों अपने साथ अपने पास सेना रख सकता था और इन्हें स्टार्टिंग समय में बच्चों राजा भी कहा जाता था। जमींदार यह निर्धारित करता था कि अलग अलग गांव से राजस्व की कितनी मांग करनी होगी। जमींदार जो डिसाइड करता था बच्चों अलग अलग जो गांव था उस गांव से कितना राजस्व को क्या करना इकट्ठा करना। यहाँ पे बच्चों अंग्रेज का किसी तरीके से रोल नहीं था। तो वहीं बोला चला जमींदार यह निर्धारित करता था, यह डिसाइड करता था कि अलग अलग गांव से राजस्व की कितनी मांग करनी होगी। बेसिकली जमींदार डिसाइड करता था बच्चों किस गांव से कितना क्या करना टैक्स मतलब राजस्व को क्या करना एकत्रित करना है। इसमें अंग्रेजों का किसी तरह से क्या कहता अंग्रेजों का बच्चों किसी तरीके से इसमें हस्तक्षेप नहीं था। और ब्रिटिश अधिकारी जमींदार से यह उम्मीद करता था बच्चों कि कंपनी को समय समय पर राजस्व कर वसूल करके जमा करे, अन्यथा उनकी संपत्ति को क्या कर दिया जाएगा नीलामी कर दिया जाएगा। अंग्रेज बच्चों जमींदार को बोला था कि समय समय पे क्या करना है गांव से मतलब टैक्स को वसूल कर राजा को देना। ने क्या कर दिया था बच्चों जमींदार को यह काम सौंप दिया था अलग अलग गांव से क्या करना एक पार्टिकुलर एक फिक्स क्या करना राजस्व को अंग्रेज को देना। अगर बच्चों समय पे अगर जमींदार राजस्व को दे नहीं पाता था तो जमींदार का जो था बच्चों वह जमीन या संपत्ति को क्या कर दिया जाता था अंग्रेजों के द्वारा नीलामी कर दिया जाता था। बेसिकली क्या कर जमींदार किसी भी गांव से कितना भी टैक्स क्या कर सकता वसूल कर सकता, लेकिन एक फिक्स राशि ही क्या करता था जमींदार बच्चों वह अंग्रेज को देता था। तो वही बात लिखना चाह रहा जमींदार यह डिसाइड करता था अलग अलग गांव से राजस्व को कितनी मांग करनी कितनी टैक्स लेनी है। और ब्रिटिश अधिकारी जमींदार से यही उम्मीद करता था कि कंपनी को समय समय पे क्या करेगा राजस्व वसूल करके अंग्रेज को देगा, अन्यथा जो जमींदार है बच्चों उसके संपत्ति को क्या कर दिया जाएगा नीलामी कर दिया जाएगा। अगर बच्चों जो जमींदार है अगर समय पे टैक्स को अगर नहीं दे पाएगा तो जो जमींदार है उस जमींदार का जो जमीन है उसको नीलामी अंग्रेजों के द्वारा की जाएगी।
क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको क्या कर बच्चों स्टार लगा, इंपॉर्टेंट मार्क करें और आंसर को आपको क्या करना, ध्यान से समझना। आपको कहानी के फॉर्म में बच्चों इस क्वेश्चन को समझा देंगे। वर्धमान में की गई नीलामी की घटना बताना। वर्धमान बच्चों बेसिकली जगह है, वर्धमान बच्चों बेसिकली जगह है कहाँ का बच्चों, वेस्ट बंगाल का। उसका वहाँ का बच्चों एक जमींदार था जो क्या किया था, समय पे राजा को राजस्व नहीं दे पाया था, जिसके कारण से उसकी संपत्ति नीलामी कर दी जा रही थी। वही कहानी है बच्चों, आपको ध्यान से समझना। वर्धमान में की गई नीलामी की घटना, डेट ईयर को याद करना। सन 1797 ईस्वी में वर्धमान, आज के समय में बच्चों वर्धमान है, एक नीलामी की गई जो बड़ी सार्वजनिक घटना। 1797 ईस्वी में वर्धमान, आज के जो नाम है बच्चों उसका वर्धमान में एक नीलामी की गई थी जो बड़ी क्या थी, सार्वजनिक घटना थी। 1797 ईस्वी में बच्चों वर्धमान, जो कि वर्तमान समय में वर्धमान नाम है, एक नीलामी की गई थी जो क्या थी बच्चों, बड़ी सार्वजनिक घटना थी। उसका 1793 ईस्वी में बच्चों इस्तमरारी बंदोबस्त लागू करके, 1793 ईस्वी में बच्चों इस्तमरारी बंदोबस्त जो लागू किया था, एक्यूरेट डेट आपको ध्यान रखना बच्चों 22 मार्च है, क्या 22 मार्च। और पूछेगा इस्तमरारी बंदोबस्त को किसने लागू किया था, उसका नाम आपको ध्यान रखना बच्चों, लॉर्ड कॉर्नवालिस। का नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। पेपर में पूछा जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस। पेपर में अगर आपसे पूछा जाएगा बच्चों कि इस्तमरारी बंदोबस्त को किसने लागू किया था और कब लागू किया था, तो जो लागू किया था 22 मार्च 1793 ईस्वी को बच्चों इस्तमरारी बंदोबस्त जो लागू किया था, उनका नाम आपको ध्यान रखना, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। 22 मार्च, अगर बच्चों मंथ को आप नहीं याद करेंगे, ईयर आपको याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 22 मार्च 1793 ईस्वी को इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया था, किसने किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रत्येक जमींदार को एक निश्चित राजस्व कर व्यवस्था। 22 मार्च बच्चों 1793 ईस्वी को इस्तमरारी बंदोबस्त लागू करके किसने लागू किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रत्येक जमींदार था बच्चों, जितने सारे जमींदार था उन जमींदार के लिए एक निश्चित राजस्व कर व्यवस्था लागू कर दी। बोला कि 22 मार्च 1793 ईस्वी को इस्तमरारी बंदोबस्त लागू करके ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रत्येक जमींदार को बच्चों एक निश्चित राजस्व कर व्यवस्था लागू कर दी। उसके बाद वर्धमान के राजा द्वारा कर नहीं अदा करने पर उनकी भू संपदा मतलब संपत्ति की नीलामी की जाने लगी। जो बच्चों वर्धमान के जो जमींदार था वह जमींदार क्या किया, राजस्व को दे नहीं पाया, जिसके कारण से उसकी जो संपत्ति है संपत्ति की नीलामी अंग्रेजों को द्वारा की जाने लगी। अब यहाँ पे ध्यान से समझना बच्चों कि जो वर्धमान के जो जमींदार था वह जमींदार बच्चों किस कारण से क्या किया था, वह कर को अदा नहीं कर पाया था। ध्यान से आंसर को समझना है, बहुत ज़्यादा मांग थी। जो अंग्रेजों के द्वारा जो राजस्व था बच्चों, राजस्व का मतलब जो कर था वह जमींदार से बहुत ज़्यादा मांगता था। और नीलामी करने की घोषणा अंग्रेज सरकार ने कर दिया। जब बच्चों वर्धमान के राजा के द्वारा जो जमींदार था बच्चों, वह जमींदार क्या किया था, राजस्व को अंग्रेजों को नहीं दे पाया, जिसके कारण से अंग्रेजी सरकार ने क्या कर दिया, जो वर्धमान के जो जमींदार था उसकी संपत्ति को नीलामी की क्या कर दिया, घोषणा कर दी। इससे पहले एक फैसला लिया था ईस्ट इंडिया कंपनी, महिलाओं की संपत्ति को हाथ भी नहीं लगाएगा। बोलना चाह रहा कि इससे पहले बच्चों अंग्रेज ने एक नियम बनाया था कि महिला के नाम पे जो भी संपत्ति होगा उस संपत्ति की बच्चों नीलामी नहीं की जाएगी। जब बच्चों वर्धमान के जो जमींदार था वह जमींदार राजस्व को दे नहीं पाया अंग्रेजों को, जिसके कारण से अंग्रेजों ने घोषणा कर दिया वर्धमान के जो जमींदार था उसकी संपत्ति को नीलामी कर दिया। इसी के बीच में अंग्रेज ने एक नियम बनाया था बच्चों, महिला के नाम पे जो भी संपत्ति होगा उस संपत्ति को नीलामी नहीं किया जाएगा। उसी का बच्चों फायदा किसने उठाया बच्चों, वर्धमान के जो जमींदार था इसी का फायदा उठाया। महिला की जो संपत्ति बच्चों, संपत्ति को क्या करेगा, अंग्रेजों के द्वारा नीलामी नहीं की जाएगी। वर्धमान के राजा ने इसका क्या कर लिया, फायदा उठाकर पहले तो अपने जमीन का जो कुछ भाग अपनी माँ के नाम पे कर दिया। वर्धमान के जो राजा था बच्चों इसी नियम का क्या कर लिया, उन्होंने फायदा उठा लिया और उसका जमीन का जो कुछ हिस्सा था अपने माँ के नाम पे कर दिया और कुछ जो संपत्ति था बच्चों वो अपने घर में जो भी औरतें थे उनके नाम कर दिया। कौन बच्चों, वर्धमान के राजा ने कर दिया। वहीं लिखा फिर घर के जो औरतें के भी क्या कर दिया, जो वर्धमान के जो जमींदार था उनके नाम कर दिया। जो घर में जो औरत था कुछ जो जमीन का जो हिस्सा था अपने माँ के नाम पे कर दिया और कुछ जो जमीन का हिस्सा था बच्चों जो भी घर में औरत थे उनके नाम कर दिया। कौन बच्चों, जो वर्धमान के जो जमींदार थे उन्होंने कर दिया। जब भू संपदा का कुछ
भाग जब नीलामी किया गया तो जमींदार के आदमियों ने अन्य खरीदारों की तुलना में ऊंची ऊंची बोली लगाकर संपत्ति को क्या कर लिया, खरीद लिया। इन्होंने क्या कर दिया बच्चों, दिमाग लगा दिया। कौन बच्चों, जो वर्धमान के जो जमींदार थे उन्होंने क्या कर दिया, जब भू संपदा का कुछ भाग जब नीलामी किया गया तो जमींदार के जो आदमी का मतलब रिश्तेदार भी बोल सकते हैं बच्चों, जो जमींदार के जो रिश्तेदार ने ही क्या अन्य खरीदारों की तुलना में ऊंची ऊंची बोली लगाकर संपत्ति को खरीद लिया। जब बच्चों नीलामी में जब बोली लगा जाता था तो कोई बोलता मान लो 10 लाख, तो जमींदार के जो आदमी है डायरेक्ट बोलता बच्चों 50 लाख। तो बाद में क्या कर दिया, अन्य खरीदारों की तुलना में ऊंची बोली लगाया। कौन बच्चों, जो जमींदार के जो रिश्तेदार थे उन्होंने बोली लगाकर संपत्ति को क्या कर लिया, जो जमींदार के जो रिश्तेदार है उन्होंने खरीद लिया। तथा आगे चलकर बच्चों जो खरीद की राशि चुकाने से क्या कर लिया, मुंह मोड़ लिया। आगे चलकर बच्चों जब वहां से नीलामी में जब बोली लग गया, बोली में सबसे ज़्यादा जो बोली लगाने वाले कौन थे बच्चों, जो जमींदार के आदमी ने क्या कर दिया, बोली लगाकर उस संपत्ति को खरीद लिया। लेकिन बाद में क्या हुआ, आगे चलकर उस खरीदी गई जो राशि को चुकाने से जो जमींदार के जो रिश्तेदार थे उन्होंने क्या कर लिया, मुंह मोड़ लिया। इसीलिए दोबारा उस जमीन की नीलामी करनी पड़ी। फिर से क्या किया बच्चों, जब पैसे दे नहीं पाया, जो रिश्तेदार था बच्चों देने से इनकार कर दिया, फिर से क्या कर दिया, अंग्रेजों ने बोला फिर से क्या होगा, नीलामी होगा, मुंह मोड़ लिया। इसीलिए दोबारा उस जमीन का क्या हुआ, नीलामी करनी पड़ी। लेकिन फिर से उन लोगों ने ऐसा ही किया। उसके बाद बच्चों दूसरे रिश्तेदार को क्या कर दिया, फिर से बैठा दिया। यह प्रक्रिया बच्चों बार बार क्या होने लगा, रिपीट होने लगा। पहले जो बोली में बच्चों कोई पहला रिश्तेदार को बैठा दिया, जो सबसे ज़्यादा ऊंची बोली लगा दिया, उसको क्या कर दिया, खरीद लिया। खरीदने के बाद में उस राशि को चुकाने से मना कर दिया। फिर से अंग्रेजों ने बोला फिर से क्या होगा, नीलामी होगा। तो फिर से जमींदार ने अपने रिश्तेदार को क्या कर दिया, उसमें बैठा दिया, ऊंची बोली लगाकर उस संपत्ति को खरीद लिया। बाद में क्या कर दिया, उस खरीदी गई संपत्ति को देने से क्या कर दिया, मुंह मोड़ लिया। यह प्रक्रिया बच्चों बार बार होता था। लेकिन फिर अंत में कोई खरीदार जब जमीन नहीं खरीद पाता था तो कम कीमत पे ही जमींदार को जमीन बेचना पड़ता था। जब बार बार बच्चों यही प्रक्रिया रिपीट होता था तो लास्ट में क्या किया, अंग्रेजों ने उस संपत्ति को बच्चों जमींदार को ही क्या कर दिया, कम दाम में बेच दिया। वही बात लिखा है, जमीन जब कोई खरीदा नहीं तो कम कीमत पे फिर से जमींदार को ही क्या कर दिया, अंग्रेजों ने बेच दिया। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए। लिखा हुआ 1793 से 1801 के बीच में बंगाल की 4 बड़ी जमींदार, जिनमें वर्धमान के जमींदार भी इसके अंदर शामिल है, इन लोगों ने बेईमानी से क्या की थी, खरीदारी की। खरीदारी का मतलब बच्चों जो बेईमानी से जो नीलामी हो रहा था, बेईमानी से क्या किया था, इन्होंने खरीदा था। आपको यह ध्यान रखना 1793 से 1801 के बीच में बच्चों बंगाल के 4 बड़े जो जमींदार थे, जिसमें वर्धमान के जमींदार भी शामिल है, इन लोगों ने बेईमानी से क्या किया था, खरीदारी किया था। ये पॉइंट बच्चों एमसीक्यू में बार बार रिपीट होता है। इसको क्या करें, स्टार लगाएं, जिसमें लिखा हुआ नीलामी में बच्चों 95% 95% से ज़्यादा जो बिक्री था बच्चों फर्जी था। जो नीलामी होता था बच्चों, उस नीलामी में 95% से ज़्यादा जो बिक्री होता था बच्चों फर्जी होता था। नीलामी जो बच्चों किसी भी जमींदार का ज़मीन जब नीलामी होता था, उस नीलामी में 95% से ज़्यादा जो बिक्री जो होता था बच्चों उसमें फर्जी होता था। क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों गिवन है, राजस्व राशि को भुगतान में जमींदार चूक क्यों जाते थे। बोलना चाह रहा जो राजस्व का जो राशि था बच्चों जमींदार क्यों नहीं दे पाता था, उसका कारण बताना। कि जो राजस्व का जो राशि था बच्चों जमींदार अंग्रेज को दे क्यों नहीं पाता था, उसका पीछे का रीजन बताना। किस किस कारण से बच्चों जो जमींदार था जो अंग्रेजों को कर दे नहीं पाता था, राजस्व को दे नहीं पाता था, उसका कारण बताना। पहला जो कारण है बच्चों, प्रारंभिक जो राजस्व था वो मांग कंपनी के द्वारा निर्धारित की गई थी, जो बहुत ज़्यादा था। बोलना चाह रहा है प्रारंभिक जो राजस्व का जो मांग था कंपनी द्वारा जो किया गया था बच्चों, जमींदारों पे मांग जो था क्या था, बहुत ज़्यादा था। वही बोलना चाह रहा प्रारंभिक राजस्व जो मांग था कंपनी के द्वारा जो निर्धारित जो किया गया था बच्चों, वह बहुत ज़्यादा। आप शॉर्ट में भी बोल सकते हैं प्रारंभिक राजस्व का जो मांग था बहुत ज़्यादा था। आप इस सिंपल में भी इस पॉइंट को बोल सकते हैं, प्रारंभिक राजस्व का जो मांग था बच्चों वह बहुत ज़्यादा था। दूसरा आप रीजन बता सकते हैं, ऊंची राजस्व मांग 1790 के दशक में लागू किया था, क्योंकि इस्तमरारी बंदोबस्त 22 मार्च 1793 में लागू हुआ था बच्चों, इसीलिए 1790 के दशक में लिखा हुआ। ऊंची राजस्व मांग 1793 के दशक में लागू किया गया था, जबकि उस वक्त बच्चों कृषि की उपज बहुत ज़्यादा कम थी। जब बच्चों इस्तमरारी बंदोबस्त जब 1793 में जब लागू हुआ था, उस समय बच्चों कृषि की उपज बहुत से बच्चों
उपज हो नहीं पाता था, और जिसके कारण से बच्चों जो किसान था वह जमींदार को दे नहीं पाता था। किसान था बच्चों वह जमींदार को राजस्व नहीं दे पाता था, और जमींदार जो था बच्चों वह अंग्रेजों को दे नहीं पाता था। तीसरा कारण आपको बताना बच्चों, तीसरा कारण में किसान के लिए जमींदार को उनके निश्चित राशि चुकाना मुश्किल था, क्योंकि इस हालात में जमींदार खुद किसानों से राजस्व इकट्ठा नहीं कर पाता था। बोलना चाह रहा किसान के लिए बच्चों जमींदार को उनके निश्चित राशि चुकाना मुश्किल था। इस हालात में जमींदार खुद किसानों से राजस्व इकट्ठा नहीं कर पाता था, क्योंकि बच्चों किसानों के पास जब उपज नहीं हो पाता था तो किसान जमींदार को दे नहीं पाता था, कि उस समय बच्चों जो कृषि की अच्छी स्थिति नहीं थी, स्थिति बहुत ज़्यादा बुरा था, जिसके कारण से किसानों को उपज हो नहीं पाता था। किसान के लिए जमींदार को उनके निश्चित राशि चुकाना मुश्किल हो गया था। इस हालात में जमींदार खुद किसानों से राजस्व इकट्ठा नहीं कर पाता था। 1793 ईस्वी में बच्चों जब इस्तेमारी बंदोबस्त लागू होता, उस समय बच्चों उपज बहुत कम होता था, जिसके कारण से किसान जो था वह जमींदार को राजस्व दे नहीं पाता था, जिसके कारण से जमींदार भी बच्चों अंग्रेजों को राजस्व दे नहीं पाता था। राजस्व असमान था, अलग अलग जो गांव में बच्चों जो राजस्व का जो राशि था क्या था, अलग अलग था। अच्छी फसल हो या खराब फसल हो, लेकिन ठीक समय पे राजस्व भुगतान करना जरूरी था। बोलना चाह रहा है राजस्व असमान था, मतलब अलग अलग गांव से बच्चों जो राजस्व जो लिया जाता था, मतलब जो कर लिया जाता था वह अलग अलग लिया जाता था। अच्छी फसल हो या बुरी फसल हो, अच्छी फसल हो या खराब फसल हो, लेकिन सही समय पे क्या करना, राजस्व की राशि भुगतान करना जरूरी था। बोलना चाह रहा राजस्व क्या था, असमान था। अच्छी फसल हो या खराब फसल हो, लेकिन ठीक समय पे राजस्व को भुगतान करना क्या था, जरूरी था। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान से समझना है, किसान को उपज हो या न हो वसूली हर हालत में की जाती थी। बोलना चाह रहा है किसान को उपज हो या न हो हर हालात में क्या किया जाता था बच्चों, वसूली करना जरूरी था। नेक्स्ट बच्चों सूर्यास्त विधि, इसी में आपको ऐड करना बच्चों सूर्यास्त विधि। सूर्यास्त विधि आपको ध्यान से समझना, यह एक ऐसा कानून था जिसके अनुसार यदि निश्चित तारीख को सूर्य अस्त होने से पहले राजस्व भुगतान नहीं किया जाता था, उस जमींदार को जमीन क्या कर दिया था, नीलामी कर दिया जाता था। बोलना चाह रहा यह एक ऐसा कानून था जिसके अनुसार यदि निश्चित तारीख को सूर्य अस्त होने से पहले राजस्व अगर भुगतान नहीं किया जाता था तो उस जमींदार का जमीन जो था बच्चों नीलामी कर दिया जाता था। एक मान लेते बच्चों एक डेट फिक्स किया गया, उस डेट के बच्चों सूर्य अस्त होने से पहले क्या करना, आपको टैक्स को जमा कर देना। अगर टैक्स को बच्चों कोई जमींदार नहीं दे पाता था तो उसके बाद उसकी जो संपत्ति थी बच्चों उसको नीलामी कर दी जाती थी। बच्चे नंबर 10 बच्चों पेपर के पॉइंट भी से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें लिखा गया बच्चों जमींदार अपने संपत्ति को नीलामी होने से कैसे बचाता था या कैसे रोकता था। जो बच्चों जो जमींदार था वो जमींदार क्या करता था, अपने संपत्ति को नीलामी होने से किस तरीके से बचाता है। सारे पॉइंट को क्या करेंगे बच्चों, बारी बारी से डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट है बच्चों राजस्व की अत्यधिक मांग तथा भू संपदा की नीलामी की समस्या से निपटने के लिए जमींदार ने अनेक फर्जी रास्ते अपनाए। बोलना चाह रहा है कि राजस्व का बच्चों जो अत्यधिक मांग तथा भू संपदा की नीलामी की समस्या से निपटने के लिए जमींदार ने अनेक फर्जी रास्ते को क्या किए, अपनाए। पहला बच्चों जो रास्ता उन्होंने अपनाया, जो जमींदार था बच्चों, जमींदार अपने संपत्ति को नीलामी से बचाने के लिए बहुत सारे अनेक फर्जी रास्ते को अपनाते थे। पहला जो रास्ता अपनाया था बच्चों, जमींदार पहले तो अपने ज़मीन का कुछ भाग अपने नाम के अपने माँ के नाम पे कर दिया। जमींदार सबसे पहले क्या किया बच्चों, ज़मीन का जो कुछ भाग जो था वह क्या कर दिया, अपने माँ के नाम पे कर दिया, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने यह फैसला लिया था कि महिलाओं के संपत्ति जो होगा बच्चों उसको नीलामी नहीं किया जाएगा। जो महिला के नाम पे जो संपत्ति होगा उस संपत्ति को बच्चों नीलामी नहीं किया जाएगा। तो जमींदार ने सबसे पहले जो रास्ता अपनाया था बच्चों नीलामी से बचने के लिए क्या किया था, जमींदार ने अपने संपत्ति का कुछ जो भाग था वह माँ के नाम पे कर दिया था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने यह फैसला लिया था कि जो माँ के या औरत के नाम पे जो ज़मीन होगा उस ज़मीन का बच्चों नीलामी नहीं किया जाएगा। कारण जमींदार जो था बच्चों अपने ज़मीन का कुछ भाग अपने माँ के नाम पे कर दिया, क्योंकि बच्चों जो अंग्रेज ने यह कानून निकाला था कि जो भी ज़मीन बच्चों जो महिला के नाम पे जो ज़मीन होगा उस ज़मीन का बच्चों नीलामी नहीं किया जाएगा, जिसके कारण से ज़मींदार ने बहुत सारे ज़मीन का जो कुछ भाग अपने माँ के नाम पे कर दिया था और साथ साथ बच्चों जो घर के जो औरतें थे उसके नाम पे कर दिया था, क्योंकि अंग्रेज ने नियम निकाला था बच्चों महिला के नाम पे जो ज़मीन होगा उस ज़मीन का नीलामी नहीं किया जाएगा। जो रास्ता अपनाया था बच्चों, जब ज़मीन का कुछ भाग अगर नीलामी किया गया तो जमींदार के आदमियों ने अन्य खरीदारों की तुलना में ऊँची बोली लगाकर संपत्ति को खरीद लिया जाता था। जब बच्चों
जमींदार का जब नीलामी होने के लिए जब बोला जाता था, जब उसमें बोली लगता था, तो बच्चों उस बोली के अंदर ही कि जो जमींदार था अपने क्या कर दिया था, रिश्तेदार को उसमें बैठा दिया जाता था। जितने सारे जो बोली लगाता तो सबसे ज़्यादा बोली लगाने वाले कौन थे बच्चों, जमींदार के आदमी ही क्या करते थे, बोली लगाकर उस ज़मीन को खरीद लेते थे। बाद में क्या करते थे, पैसे देने से क्या करते थे, मुँह कर जाते थे। वही बात बोलना चाह रहा, जब ज़मीन का कुछ भाग बच्चों नीलाम किया जाता था, जमींदार के आदमी का मतलब रिश्तेदार ने अन्य खरीदारों की तुलना में बच्चों ऊंची बोली लगाकर संपत्ति को खरीद लिया जाता। जितने सारे बच्चों जो बोली लगाने वाले जो बोलते थे, उससे अधिक बोली कौन लगाते थे बच्चों, जो जमींदार के जो रिश्तेदार थे, तो वही बोली लगाकर उस संपत्ति को खरीद लेते थे। आगे चलकर खरीद की राशि को चुकाने से मुंह मोड़ लेते थे। आगे जाकर बच्चों खरीदने के बाद जो खरीद की जो राशि है बच्चों चुकाने से क्या कर लेते थे, मोड़ लेते थे। इसलिए बच्चों दोबारा जब जमीन का फिर से नीलामी होता था, जमींदार फिर दूसरे रिश्तेदार को क्या कर देता था, बैठा देता था। लास्ट में क्या करता था बच्चों, जो अंग्रेज था उस जमीन को बच्चों कम कीमत में उसी जमींदार को क्या कर दिया जाता था, बेच दिया जाता था। वही बोला चाह रहा, इसलिए दोबारा उस जमीन की नीलामी करनी पड़ी। फिर से क्या किया, जब दोबारा बच्चों उस जमीन का जब नीलामी करनी पड़ी तो क्या करता था, जो जमींदार था दूसरे रिश्तेदार को क्या कर फिर से बैठा देता था, ऊंची बोली लगाकर उस जमीन को खरीद लेता था और बाद में उस राशि को चुकाने से मुंह मोड़ लेता था। बार बार बच्चों ये प्रक्रिया रिपीट करने के बाद अंत में कोई खरीदार जब जमीन नहीं खरीद पाता था तो कम दाम में ही क्या करता था बच्चों, जो अंग्रेज था वह जमींदार को ही बेच देता था। अंत में क्या होता था बच्चों, कोई खरीदार जब नहीं मिलता था तो अंग्रेज क्या करता, कम कीमत पे ही जमींदार को बेच देता था। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, जब कोई बाहरी व्यक्ति नीलामी में कोई जमीन अगर खरीदता था तो जमींदार के जो लठियाला था उस नए खरीदार को आदमी को मारकर क्या करता, भगा दिया जाता। लिखा हो जो, जब कोई बाहरी व्यक्ति नीलामी में अगर कोई जमीन खरीदता था तो जमींदार के जो लोग थे बच्चों लठियाल के मदद से उस खरीदार के आदमियों को मार पीट कर क्या करते थे, भगा दिया जाता। जब कोई नया खरीदार बच्चों अगर जमींदार के ज़मीन को खरीद लिया जाता था, जब उस पर काम करने आता था, जमींदार के जो लोग थे बच्चों लाठी के मदद से उसको क्या कर दिया था, मार कर भगा दिया जाता था। जब कोई बाहरी व्यक्ति बच्चों नीलामी के दौरान उस जमीन को खरीदता था तो जमींदार के जो लोग थे बच्चों खरीदार के आदमियों को मार पीट कर क्या कर देते, भगा देते थे। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों अमला किसे कहते थे। राजस्व जमा करने के समय जमींदार का एक अधिकारी होता था जिसे बच्चों अमला कहा जाता है। जब राजस्व बच्चों जमा करने के समय जमींदार का एक अधिकारी होता था जिसे बच्चों अमला कहा जाता है। बोलने का मतलब हुआ, जमींदार अंग्रेज को जब कर मतलब राजस्व जब देने जाता था तो जमींदार के साथ बच्चों एक अधिकारी होता था, उसी अधिकारी को बोला गया बच्चों क्या, अमला। तो वही बोलना चाह रहा है, राजस्व जमा करने के समय जब जमींदार बच्चों जब अंग्रेज को राजस्व जमा करने जब जाता था उसके साथ बच्चों एक अधिकारी होता था, उसी अधिकारी को बोला गया अमला। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, आगे चलकर जमींदारों की जो सैन्य टुकड़ियों को ब्रिटिश अधिकारी द्वारा भंग कर दिया। बाद में क्या हुआ बच्चों, स्टार्टिंग समय में जमींदार क्या कर सकता, सेना को रख सकता था, लेकिन बाद में क्या हुआ, जो ब्रिटिश जो अधिकारी थे वह बच्चों जमींदार को सैनिक रखने से क्या कर दिया, मना कर दिया, मतलब भंग कर दिया। अब बच्चों जो जमींदार है अपने पास सैनिक को नहीं रख सकता। वही बात लिखना चाह रहा, आगे चलकर जमींदार की सैन्य टुकड़ियों को ब्रिटिश अधिकारी द्वारा भंग कर दिया। भंग मतलब मना कर दिया कि अब कोई भी जमींदार क्या कर सकता, सैन्य को नहीं रख सकता, तथा जमींदार की जो कचहरियों का नियंत्रण अपने हाथ में ले। जो जमींदार का जो कचहरी था बच्चों, उस कचहरी पर अंग्रेज खुद क्या करने लगा, नियंत्रण करने लगा। आगे चलकर क्या होगा, जमींदार जो था बच्चों उसके जो सैन्य टुकड़ियों को ब्रिटिश सरकार द्वारा भंग कर दिया गया और जमींदार की जो कचहरी का जो नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। कौन बच्चों, तो ध्यान रखना बच्चों, जो लेने वाले थे उनका नाम है अंग्रेज। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, जमींदार के जो अधिकार को पूर्ण रूप से क्या कर दिया, सीमित कर दिया। आगे चलकर बच्चों जमींदार का जो अधिकार था उसको क्या कर दिया, सीमित कर दिया। ध्यान से समझना, 1798 में अकेले वर्धमान जिले में ही राजस्व भुगतान के बकाया से संबंधित बच्चों 3 लाख से ज़्यादा मामले क्या थे, पेंडिंग यानी रुके हुए थे। सिर्फ बच्चों यहाँ पे 1798 में बोला जा रहा है वर्धमान जिले में ही राजस्व जो भुगतान का जो बकाया जो दे नहीं पाया उसे से संबंधित बच्चों 3 लाख से ज़्यादा मामले क्या थे, पेंडिंग मतलब रुके हुए थे। अब हम लोग स्टार्ट करें जो क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें लिखा गया जोतदार किसे कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, जोतदार पेपर में आपसे पूछेगा जोतदार किसे कहते हैं। ध्यान से आपको आंसर को समझना है। फ्रांसिस बुकानन ने उत्तरी बंगाल के बच्चों दिनाजपुर जिले के सर्वेक्षण में हमने धनी किसानों के वर्ग को जिन्होंने क्या किया, जोतदार कहा। बोलना चाह रहा जो फ्रांसीसी जो बुकानन थे बच्चों, उत्तरी बंगाल के दिनाजपुर जिले के जब सर्वेक्षण किया, जब वहाँ पे जांच पड़ताल किया तो उन्होंने क्या किया, धनी किसानों के वर्ग को क्या किया, जोतदार कहा। जो बच्चों फ्रांसीसी
जो बुकानन ने जो उत्तरी बंगाल के दिनाजपुर जिले का जब सर्वेक्षण किया तो उन्होंने क्या बोला, धनिक किसानों के वर्ग को क्या कहा गया, जोतदार कहा गया। फ्रांसिस बुकानन, आपको ध्यान रखा बच्चों, फ्रांस के थे जो बुकानन, जो उत्तरी बंगाल के दिनाजपुर जिले का जब सर्वेक्षण किया तो धनिक किसानों के वर्ग को क्या कहा, जोतदार कहा। 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में जोतदार के पास बड़े बड़े जमीन थे। 19वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में प्रारंभिक वर्ष में जो जोतदार थे बच्चों, बड़े बड़े उनके पास क्या थे, जमीन थे। दूसरा पॉइंट बच्चों, गांव में जोतदारों की शक्ति जमींदार से ज़्यादा थी। बोला गांव साइड में बच्चों जो जोतदार की जो शक्ति थी जमींदार से भी क्या थी, ज़्यादा थी। बोलना चाह रहा बच्चों, गाँव में जोतदार की जो शक्ति थी जमींदार से क्या थी, ज़्यादा थी। नेक्स्ट पॉइंट, जोतदार ग्रामवासियों के बड़े बड़े वर्ग को अपना नियंत्रण में रखते थे तथा स्थानीय व्यापार तथा जो साहूकार पर भी उनका नियंत्रण था। जो जोतदार थे बच्चों, ग्रामवासियों में जो बड़े वर्ग को अपने नियंत्रण में रखते थे, साथ साथ बच्चों स्थानीय जो व्यापार के जो लोग थे तथा साहूकार को भी अपने नियंत्रण में बच्चों जोतदार रखते थे। बच्चों, जोतदार जमींदार द्वारा वसूले जा रहे राजस्व का क्या करते थे, विरोध करते थे। जो जोतदार था बच्चों, जो जमींदार के द्वारा वसूला जा रहा जो राजस्व का क्या करता था, विरोध करता था तथा जमींदार के जो अधिकारी को उनके काम करने से क्या करता था, रोकता था। जो जोतदार था बच्चों, जमींदार के द्वारा जो वसूले जा रहे राजस्व का क्या करता था, जोतदार विरोध करता था तथा जमींदार के जो भी अधिकारी होते थे ऐसे जो काम करते थे तो जोतदार क्या करते थे, उस काम करने से रोकते थे। कौन बच्चों, जोतदार। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, जमींदार के संपत्ति की नीलामी में जोतदार उनके जमीन को खरीद लेते थे। जब बच्चों जमींदार के जब जमीन क्या होती थी, नीलामी होती थी, तो उसमें कौन खरीदता बच्चों, जोतदार जो था उसके जमीन को खरीद लेता था। बच्चों जो संपत्ति का जब नीलामी होता था तो कौन खरीदता था, जोतदार उसके जमीन को क्या करता था, खरीद लेता था। उत्तरी बंगाल में बच्चों जोतदार सबसे अधिक शक्तिशाली था। उत्तरी बंगाल जो था बच्चों, उत्तर साइड का जो बंगाल था वहाँ पे जोतदार का था सबसे अधिक शक्तिशाली था। कुछ जगहों पे उन्हें हवलदार कहा गया। कुछ जगहों पे बच्चों जो जोतदार था उसको क्या कहा गया, हवलदार कहा गया। कुछ जगह पे बच्चों जो जोतदार था उसको क्या कहा गया, हवलदार कहा गया। और अन्य स्थानों पे उसको क्या कहा बच्चों, गांटीदार कहा गया। और कहीं कहीं क्या कहा, मंडल भी कहा गया। बोलना चाह रहा कहीं कहीं बच्चों जो जोतदार को हवलदार भी कहा गया, अन्य स्थानों पर गांटीदार भी कहा गया या मंडल कहा गया। सारे पॉइंट बच्चों आपको क्या करना, जोतदार के बारे में याद करना। एमसीक्यू के फॉर्म में आ सकता है कि बच्चों जोतदार का अन्य नाम क्या है, तो हवलदार है बच्चों, गांटीदार है तथा मंडल इसका अन्य नाम है। क्वेश्चन नंबर बच्चों 13 जो पेपर के पॉइंट भी से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर जो 13 है बच्चों पेपर के पॉइंट भी से बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें लिखा गया बच्चों 5वीं रिपोर्ट के बारे में बताया जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस आंसर को क्या करना आपको ध्यान से समझना। 18वीं सदी के अंत में बच्चों जो जमींदार था बहुत ही संकटपूर्ण स्थिति से गुजर रहा था। जो 18वीं सदी के अंत में बच्चों जो जमींदार था वो बहुत ही संकटपूर्ण स्थिति से गुजर रहा था। उनकी अधिकतर जो भू संपत्ति बच्चों हस्तांतरित, मतलब दूसरा कोई क्या लिया था, खरीद लिया था। उनका बच्चों जो अधिकतर जो भू संपत्ति था उसको हस्तांतरित, मतलब दूसरा कोई खरीद चुका था। उन्हें गरीबी तथा बर्बादी का सामना करना पड़ा था। जो बच्चों जो जमींदार था उनको बर्बादी तथा गरीबी का सामना गरीबी तथा बच्चों बर्बादी का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि ज़्यादातर जो भू संपत्ति था बच्चों दूसरा कोई नीलामी के दौरान क्या लिया था, खरीद लिया था। जिसका विवरण बच्चों 5वीं रिपोर्ट में मिलता है। जिसका जो रिपोर्ट है बच्चों 18वीं सदी के अंत में जमींदार क्या हुआ था, बहुत संकटपूर्ण स्थिति से गुजर रहा था। उनका अधिकतर जो भू संपत्ति का दूसरा कोई क्या लिया था, खरीद लिया था, जिसके कारण से बच्चों जो जमींदार था गरीबी तथा बर्बादी का सामना करना पड़ रहा था, जिसका विवरण बच्चों 5वीं रिपोर्ट में मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, यह रिपोर्ट 1813 ईस्वी में ब्रिटिश संसद में पेश किया गया। डेट को याद करना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। यह जो रिपोर्ट बच्चों 5वीं रिपोर्ट 1813 ईस्वी में ब्रिटिश संसद में पेश की गई, जिससे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन और क्रियाकलाप के बारे में लिखी गई थी। यह रिपोर्ट बच्चों 1813 ईस्वी में ब्रिटिश संसद में पेश किया गया, जिसमें भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी बच्चों किस तरीके से क्या करे, व्यापार करे, किस तरीके से शोषण करे, इसके बारे में बताया गया। यह रिपोर्ट बच्चों 1813 ईस्वी में ब्रिटिश संसद में पेश की गई, जिसमें भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन और क्रियाकलाप के बारे में लिखी गई। बच्चों यह रिपोर्ट 1813 ईस्वी में ब्रिटिश संसद में पेश की गई, जिसमें भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रशासन और क्रियाकलाप के बारे में लिखी गई है कि बच्चों किस तरीके से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही है, व्यापार कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, यह रिपोर्ट कुल 1002 पेज में थी, जिसमें से 800 से ज़्यादा जो पेज में बच्चों सिर्फ जमींदार
तथा किसान के अर्जिया तथा अलग अलग जिले के कलेक्टर की रिपोर्ट इसमें शामिल किया गया था। बोलना चाह रहा बच्चों इसमें कुल जो पेज था 1002 पेज था, जिसमें से 800 से जो ज़्यादा जो पेज था बच्चों सिर्फ जमींदार तथा किसान की इसमें अर्जिया था। अर्जिया मतलब अपने दुख के बारे में बताया गया था तथा अलग अलग जो जिले के कलेक्टर ने अपने रिपोर्ट क्या किया था, शामिल किया था। बेसिकली बच्चों इसमें जो पेज था 1002 पेज था, जिसमें से 800 से ज़्यादा जो पेज में जिसमें जमींदार तथा किसान का जो भी बच्चों जो प्रॉब्लम था, जो दिक्कत था, उसे अलग अलग जो जिले के कलेक्टर ने अपने क्या किया था बच्चों, दुख दर्द को इस रिपोर्ट में बताया था। पॉइंट बच्चों, ब्रिटेन में बहुत सारे ऐसे भी समूह थे जो भारत और चीन के साथ व्यापार पे ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार का विरोध करते थे। ब्रिटेन में बहुत सारे ऐसे भी समूह थे जो भारत और चीन के साथ बच्चों व्यापार जो हो रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एकाधिकार था उसका क्या करता था, विरोध करता था। ब्रिटेन में बच्चों बहुत सारे ऐसे जो समूह थे जो भारत और चीन के साथ जो व्यापार जो हो रहा था बच्चों, ईस्ट इंडिया कंपनी का उसमें एकाधिकार था, जो बच्चों ब्रिटेन के बहुत सारे ग्रुप इसका क्या करते थे, विरोध करते। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, विरोध करना चाहते थे और वह सारे कानून को समाप्त किया जाए जो कंपनी को मनमानी करने का अधिकार मिलता है। बहुत सारे लोग बच्चों ये चाहते थे कि जो कानून को समाप्त कर दिया जाए जो कंपनी को मनमानी करने का क्या मिलता है, अधिकार देती है। कई राजनीतिक समूह का कहना था कि बंगाल पे मिली जो विजय का लाभ केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को ही मिल रही, पूरे ब्रिटेन को नहीं मिल रही है। बहुत सारे जो राजनीतिक समूह का कहना था बच्चों, बंगाल पे जो मिली विजय का जो लाभ सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को ही मिला, पूरे ब्रिटेन को नहीं मिल रही है। बोलना चाह रहा बच्चों, कई राजनीतिक समूह का कहना था कि बंगाल पे जो मिली विजय का जो लाभ केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल रहा है, इनको बच्चों इसका लाभ नहीं मिल रहा है। इस संसद ने भारत में कंपनी के शासन को नियंत्रित तथा नियमित करने के लिए एक अधिनियम 18वीं शताब्दी के अंतिम दशक में पारित किया। जब बच्चों वहाँ 5वीं रिपोर्ट गई, रिपोर्ट जाने के बाद क्या हुआ, ब्रिटिश संसद में भारत में कंपनी जो शासन को नियंत्रित तथा नियमित करने के लिए एक अधिनियम क्या किया, 18वीं शताब्दी के अंतिम दशक में क्या किया, पारित किया। कंपनी को क्या कर दिया, मजबूर कर दिया हुआ भारत के प्रशासन के बारे में लगातार रिपोर्ट ब्रिटिश संसद को भेजे बच्चों, कि कंपनी को क्या कर दिया, मजबूर कर दिया और भारत के प्रशासन के बारे में लगातार रिपोर्ट संसद में भेजे कर दिया और भारत के प्रशासन के बारे में लगातार रिपोर्ट संसद में भेजे। भारत के लोगों से बोला कि बच्चों भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापार करे किस तरीके से करे, इसका रिपोर्ट क्या करे, ब्रिटिश संसद में भेजे और कंपनी की कामकाज के जाँच करने के लिए कई समिति का क्या किया, नियुक्त किया। इस्तमरारी बंदोबस्त की विशेषता के बारे में बताना बच्चों। इस्तमरारी बंदोबस्त जो लागू हुआ था 22 मार्च 1793 ईस्वी को लागू हुआ था। 1793 ईस्वी को लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा क्या किया था, इसको लागू किया गया था। कहाँ पे लागू किया गया था बच्चों, वर्तमान समय में क्या बिहार, बंगाल, उड़ीसा प्रांत में इसको लागू किया था। इसके क्या क्या विशेषता है, सारे विशेषता को बच्चों पॉइंट में बताएंगे, आपको क्या करना, ध्यान से आंसर को समझना है। एक क्वेश्चन बच्चों पेपर के पॉइंट में से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या किया था बच्चों, इस्तमरारी बंदोबस्त का एक और नाम आपको ध्यान रखना, अस्थाई बंदोबस्त भी दूसरा नाम है। इस्तमरारी बंदोबस्त का बच्चों दूसरा नाम आपको ध्यान रखना, अस्थाई बंदोबस्त क्या इसका दूसरा नाम है। इसमें क्या था, राजस्व की जो रकम थी बच्चों निश्चित की जो रकम है उसको क्या कर दी थी, निश्चित कर दी गई थी, जो कि हर जमींदार को देना होता था। बोला राजस्व का जो रकम है, जो राशि है उसको निश्चित कर दिया था, मतलब फिक्स कर दिया था, जो कि हर जमींदार को देना क्या था, जरूरी होता था। दूसरा पॉइंट बच्चों, जमींदार को 400 के आसपास गांव दिए गए थे। जो जमींदार था बच्चों, जमींदार को लगभग 400 के आसपास क्या किए थे, गांव दिए थे और उनका काम था कि अलग अलग गांव से बच्चों कर अंग्रेज को देना। जो जमींदार का जो काम था बच्चों, अलग अलग गांव से राजस्व को इकट्ठा कर क्या करना, अंग्रेज को देना। तो पहला पॉइंट ध्यान रखना, राजस्व की जो रकम है बच्चों निश्चित कर दी गई थी, जो हर जमींदार को देना होता था। जमींदार को 400 के आसपास गांव दिए गए थे। प्रत्येक जमींदार का जो काम था बच्चों, अलग अलग गांव से राजस्व को असूल कर अंग्रेज को देना। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना, यह सभी गांव से कितना कर असूलना है वह जमींदार डिसाइड करता है। बोला किस गांव से बच्चों कितना कर को असूलना है वह डिसाइड बच्चों जमींदार करता था। क्या बोलना चाह रहा बच्चों, यह सभी गांव से कितना कर को असूलना है वह डिसाइड करता था बच्चों, जमींदार क्या करता था, निश्चित करता था। नेक्स्ट पॉइंट, राजस्व अदा न करने की स्थिति में जमींदार की जो जमीन थी बच्चों उसको नीलाम कर दिया जाता था। अगर बच्चों जमींदार सही समय पे अंग्रेज को राजस्व अगर नहीं देता था तो जमींदार का जो जमीन था उस जमीन का क्या कर दिया जाता था, नीलामी कर दिया जाता था। वही पॉइंट बोलना चाह रहा है,
राजस्व अदा नहीं करने की स्थिति में जो जमींदार की जो जमीन है बच्चों उसको नीलामी कर दिया जाता था। पॉइंट बच्चों अस्थाई बंदोबस्त का दूसरा नाम आपको ध्यान रखना इस्तमरारी बंदोबस्त, जो कि बच्चों 22 मार्च पूरा एक्यूरेट डेट आपको ध्यान रखना 22 मार्च 1793 ईस्वी को लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा इसको लागू किया गया था। अस्थाई बंदोबस्त या इस्तमरारी बंदोबस्त को बच्चों 22 मार्च 1793 ईस्वी को लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा इसको क्या किया था, लागू किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, यह मुख्य तौर पे बिहार, ध्यान रखना बच्चों, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, बंगाल हो गया, उत्तर प्रदेश तथा बच्चों कर्नाटक में आपको क्या करना है, इसमें ऐड कर लेना है। यह बच्चों मुख्य तौर पे आपको ध्यान रखना बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, बंगाल हो गया, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश में इसको लागू किया गया था। किसको बच्चों, अस्थाई बंदोबस्त या इस्तमरारी बंदोबस्त को। नेक्स्ट पॉइंट, उत्पादन चाहे जितना हो कंपनी को एक निश्चित राशि देनी पड़ती थी। बोलना चाह रहा उत्पादन जितना भी हो लेकिन कंपनी को बच्चों एक निश्चित राशि क्या करनी पड़ती थी, देनी पड़ती थी। बाकी जितना ज़्यादा रुपया होता था वह सब जमींदार के हाथ में चला जाता था। बोलना चाह रहा है एक निश्चित राशि ही अंग्रेज को देनी पड़ती थी, बाकी जितना भी एक्स्ट्रा जो अमाउंट हुआ, जो रुपया हुआ, सारा का सारा रुपया किसके पास चला जाता था बच्चों, जमींदार के पास चला जाता था। इस व्यवस्था में बच्चों जमींदार को तो फायदा हुआ लेकिन किसान को नुकसान हुआ, क्योंकि बच्चों जमींदार जितना राशि अंग्रेज को देना पड़ता था उससे कहीं ज़्यादा बच्चों जो जमींदार था वह किससे लेता था, किसान से असूल करता था, जिसके कारण से बच्चों जमींदार को तो स्टार्टिंग समय में बहुत फायदा हुआ लेकिन किसान को क्या हुआ, नुकसान हुआ। इतने सारे पॉइंट है बच्चों आपको इस्तमरारी बंदोबस्त के विशेषता में आपको क्या करना, लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन बच्चों पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 जिसमें लिखा हुआ अस्थाई बंदोबस्त का नकारात्मक प्रभाव के बारे में बताना, निगेटिव इफेक्ट के बारे में बताना बच्चों। अस्थाई बंदोबस्त का नकारात्मक प्रभाव क्या क्या था, तो ध्यान से आंसर को समझना बच्चों। पहला पॉइंट, किसानों को जमींदार ने हर तरह से क्या क्या था, सताया था। किसानों को बच्चों जमींदार जो था वो हर तरीके से क्या क्या था, सताया था। दूसरा पॉइंट, जमींदार कर असूलने के लिए बहुत अत्याचार करता था, हर तरह से शोषण करता था। जो जमींदार था बच्चों कर असूलने के लिए बहुत ज़्यादा क्या करता था, किसान पे अत्याचार करता था और हर तरह से क्या करता था, किसान को बच्चों जो जमींदार था वह शोषण करता था। तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना, किसानों के पास बिल्कुल बच्चों जमीन नहीं बचा हुआ था, वह सिर्फ मजदूर बनकर क्या किया था, काम कर रहा था। बोलना चाह रहा किसानों के पास बच्चों बिल्कुल जमीन नहीं बचा हुआ था, वह सिर्फ मजदूर बनकर क्या कर रहा था, काम कर रहा था। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, किसान गरीब और गरीब होते चले गए, उनकी हालत बद से और क्या हो गया, बदतर होते चला। किसान बच्चों गरीब से और गरीब होते चला गया, उनकी जो हालत है बद से और बदतर होती चले गई। किसान की जो स्थिति था बच्चों गरीब से और गरीब होते चला गया और उनकी जो हालत थी बच्चों बद से बदतर होती चली गई। किसानों के पास अपने जमीन को बचाने के लिए कोई भी कानूनी अधिकार नहीं था। किसानों को पास बच्चों अपने जमीन को बचाने के लिए कोई भी किसी तरह का बच्चों कानूनी उनके पास अधिकार नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखना चाह रहा है, किसानों के पास अपने जमीन को बचाने के लिए किसी भी तरह का बच्चों कानूनी अधिकार उनके पास नहीं था। इस व्यवस्था में बच्चों यह निश्चित नहीं किया गया था कि जमींदार किसानों से कितना कर असूली करेगा। बोलना चाह रहा है इस व्यवस्था में बच्चों यह निश्चित नहीं किया गया था कि जमींदार किसानों से कितना कर असूलेगा। वह डिसाइड कौन करता था बच्चों, जमींदार करता था, क्योंकि अंग्रेजों ने किसी तरह का बात यह नहीं बोला था कि जमींदार को हर किसान से कितना टैक्स को लेना था। वह डिसाइड कौन करता था बच्चों, वह डिसाइड करता था क्या, जमींदार डिसाइड करता था। इसीलिए लिखना चाह रहा है इस व्यवस्था में यह निश्चित नहीं किया गया था कि जमींदार किसानों से कितनी कर को असूली करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बच्चों 16 जिसमें लिखा है अस्थाई बंदोबस्त का उद्देश्य क्या था। अंग्रेजों का बच्चों जो यह अस्थाई बंदोबस्त जो लाया था, उस अस्थाई बंदोबस्त लाने के पीछे का क्या उद्देश्य है, तो ध्यान से समझना आंसर को। प्रशासनिक जो झंझटों से उनको बचना था, प्रशासनिक जो बच्चों झंझट था उनसे उसको बचना था, ताकि अधिकारियों का प्रयोग मुख्यतः ब्रिटिश साम्राज्य को और मजबूत करने में क्या किया जा सके। बोलना चाह रहा है प्रशासनिक झंझटों से उनको बचना था ताकि अधिकारियों का प्रयोग मुख्यतः ब्रिटिश साम्राज्य की ओर और मजबूत करने में किया जा सके। क्योंकि पहले के समय में बच्चों कोई भी अगर बिजनेस करता, कोई भी बच्चों कंपनी अगर खोलता है तो वहाँ के जो राजा है उस राजा से परमिशन लेना पड़ता था। लेकिन खुद का बच्चों जब राज हो जाएगा तो किसी भी तरह का प्रशासनिक झंझट जो रहेगा वो क्या करने का, झंझट से बढ़ जाएंगे। क्योंकि पहले के समय में मान लेते एग्जाम्पल बच्चों कि अगर अंग्रेज
जो अगर मान लेते हैं कि बंगाल में कोई व्यापार कर रहा है तो व्यापार करने से पहले बच्चों वहाँ के राजा से परमिशन आपको क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। लेकिन बच्चों जब अस्थाई बंदोबस्त जब लागू हो गया, जब अंग्रेजों का राज स्टार्ट हो गया, तो वह क्या हुआ, प्रशासनिक जो झंझट था उस झंझट से क्या हो गया, बच गया। और अधिकारियों का जो प्रयोग बच्चों मुख्यतः ब्रिटिश साम्राज्य की और मजबूत करने के लिए किया जाने। बच्चों ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा करने के लिए एक वर्ग तैयार करना पड़ा। ब्रिटिश साम्राज्य को बच्चों रक्षा करने के लिए एक वर्ग का मतलब यहाँ पे समूह को क्या किया गया, तैयार किया गया। भू राजस्व हमेशा प्राप्त करना और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना, प्राप्त करना। भू राजस्व तो प्राप्त करना ही है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना, भू राजस्व को प्राप्त करने के उद्देश्य से अंग्रेज ने क्या किया था, इस्तमरारी बंदोबस्त को लागू किया था। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 17, जो पेपर के पॉइंट अभी से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को क्या करें बच्चों, इंपॉर्टेंट मार्क करें। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयत का मतलब ध्यान रखो बच्चों, किसान होता है। रैयत का मतलब क्या होता है, किसान होता है। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था को पढ़ेंगे। रैयतवाड़ी व्यवस्था का जो जन्मदाता थे उनका नाम आपको ध्यान रखना, थॉमस मुनरो कैप्टन रीड को माना जाता है। अगर पूछेगा आपसे पेपर में कि रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लाया था, तो बच्चों थॉमस मुनरो कैप्टन रीड ने क्या किया था, लाया था। तो वहीं लिखना चाह रहा है रैयतवाड़ी व्यवस्था को जो जन्मदाता कौन थे बच्चों, थॉमस मुनरो कैप्टन रीड को माना जाता है। यह व्यवस्था बच्चों 1820 ईस्वी में मद्रास में लागू हुआ था, जबकि 1825 ईस्वी में बच्चों बम्बई में लागू हुआ था। बोलना चाह रहा है यह व्यवस्था बच्चों रैयतवाड़ी जो व्यवस्था था वह 1820 ईस्वी में मद्रास में लागू किया गया था, लेकिन 1825 ईस्वी में बम्बई में लागू किया गया था। और रैयतवाड़ी व्यवस्था को जो लाने वाले थे उनका नाम आपको ध्यान रखा, थॉमस मुनरो कैप्टन रीड को माना जाता है। यह व्यवस्था 1820 ईस्वी में मद्रास में लागू किया गया, जबकि 1825 ईस्वी में बच्चों बम्बई में लागू किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, इस व्यवस्था के तहत किसानों और कंपनी के बीच सीधा संबंध बन गया। इसमें बच्चों जमींदार का किसी भी तरह का रोल नहीं था। हर किसान का जो काम था बच्चों, जितना भी टैक्स देना वो डायरेक्ट क्या करेगा, अंग्रेज को देगा। इसमें बच्चों जमींदार का सिस्टम इसमें नहीं था। ध्यान से समझना, इस व्यवस्था के तहत किसान और कंपनी का मतलब यहाँ पे अंग्रेज के बीच सीधा संबंध था। बीच में बच्चों जो जमींदार था वह जमींदार इसके अंदर नहीं था, क्योंकि अस्थाई बंदोबस्त में बच्चों जमींदार क्या करता था, हर एक किसान से टैक्स को वसूल कर राजा को देते थे। लेकिन रैयतवाड़ी व्यवस्था में ऐसा नहीं था बच्चों, हर एक किसान क्या करता था, अपना अपना जो राजस्व था वह डायरेक्ट क्या करता था, अंग्रेज को देता था। इसीलिए लिखना चाह रहा है इस व्यवस्था के तहत किसान और कंपनी के में सीधा संबंध बन गया था। इस व्यवस्था में किसान ही क्या करता था, भूस्वामी होता। भूस्वामी मतलब उस जमीन का क्या होता था, मालिक होता था। इस व्यवस्था में किसान ही क्या होता था बच्चों, अपने जमीन का क्या होता था, भूस्वामी होता था। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, इस व्यवस्था में प्रत्येक भूमिदार भूमि का स्वामी बन गया और लगान की भरपाई करने की जिम्मेदारी किसानों को ही दे दिया गया। किसान और कंपनी के बीच जो भी जमींदार राजस्व वसूल करता था उनका अधिकार अब क्या हो गया, खत्म हो गया। बोलना चाह रहा इस व्यवस्था में प्रत्येक जो भूमिदार जो भूमि का क्या बन गया, स्वामी बन गया, मतलब मालिक बन गया, और लगान की भरपाई करने का जिम्मेदारी किसान को ही दे दिया गया। जो लगान था बच्चों वह लगान कौन देगा, किसान ही क्या करेगा, अंग्रेज को डायरेक्ट देगा। किसान और कंपनी के बीच में जो भी बच्चों जमींदार राजस्व वसूल करता था उनका अधिकार क्या कर दिया, इसमें रैयतवाड़ी व्यवस्था में समाप्त कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, इसी को बोला जाता है बच्चों रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था अगर आपसे पेपर में पूछा जाएगा तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या होता था बच्चों, जो भी किसान होता था, किसान डायरेक्ट क्या करता था, डायरेक्ट बच्चों क्या करता था, अंग्रेज को जो भी राजस्व था वो डायरेक्ट क्या करता था, अंग्रेज को राजस्व क्या करता, देने चला जाता था। लेकिन इसमें बच्चों जो जमींदार था वो जमींदार का किसी भी तरह का रोल नहीं था। हर एक किसान का एक जिम्मेदारी था कि बच्चों अपना अपना राजस्व क्या करे, डायरेक्ट अंग्रेज को दो। वही व्यवस्था क्या कहलाया बच्चों, रैयतवाड़ी व्यवस्था कहलाया। इस व्यवस्था में अगर किसान सही समय पे कर अगर जमा नहीं कर पाता था तो उन्हें अपने ज़मीन वापस कंपनी को देनी पड़ती थी। अगर बोलना चाह रहा कि इस व्यवस्था में अगर किसान सही समय पे बच्चों कर का मतलब राजस्व अगर नहीं दे पाता था तो उनकी अपनी ज़मीन बच्चों वापस कंपनी को देनी पड़ती थी। अर्थात उन किसानों की भूस्वामी से क्या कर दिया जाता, हटा दिया जाता था। बाद में बच्चों अगर सही समय पे कंपनी को राजस्व अगर कोई किसान नहीं दे पाता था, जो ज़मीन थी वह अंग्रेज ले लेता था। उपज कम होने के कारण और ज़्यादा कर मांगे जाने के कारण कभी कभी किसान को लगान अदा करना बहुत ज़्यादा क्या हो जाता था, मुश्किल हो जाता था। ध्यान से इस लाइन को समझना है। उपज कम होने के कारण और ज़्यादा कर मांग होने के कारण कभी कभी किसान को लगान अदा करना बहुत ही मुश्किल होता था,
जिसके कारण एक किसान अपनी जमीनों को साहूकार के पास रखकर ऋण ले लेते थे। बोलना चाह रहा उपज बच्चों कभी कभी कम होने के कारण और राजस्व का मांग ज़्यादा होने के कारण कभी कभी किसान लगान को अदा नहीं कर पाते थे, बहुत मुश्किल होता था, जिसके कारण इस किसान अपने ज़मीन को बच्चों जो साहूकार का मतलब जिसके पास जो गांव में क्या जिसके पास ज़्यादा जो पैसा होता है बच्चों उसको साहूकार बोला जाता है। साहूकार के पास अपना ज़मीन बच्चों गिरवी में रखकर क्या करते थे, ऋण लेते थे और ऋणदाता क्या होता महाजन के चुंगल में फंस जाते थे। बच्चों जो भूस्वामी होते थे, जो किसान होते थे, वह महाजन के चुंगल में बच्चों ऋणदाता के रूप में फंस जाते। पढ़ेंगे बच्चों रैयतवाड़ी का दो मुख्य उद्देश्य क्या क्या था। रैयतवाड़ी जो व्यवस्था बच्चों, रैयतवाड़ी व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था, भू राजस्व की लगातार नियमित रूप से क्या वसूली किया जाए, भू राजस्व की जो लगातार बच्चों नियमित रूप से क्या वसूली किया जाए और रैयत किसान की स्थिति में सुधार हो। रैयत बच्चों किसान की स्थिति में सुधार हो, पहला उद्देश्य तो पूरा होगा लेकिन दूसरा उद्देश्य बच्चों पूरा नहीं हो पाया। बोलना चाह रहा है भू राजस्व बच्चों लगातार अंग्रेजों को तो मिलता रहा, लेकिन इसमें दूसरा उन्होंने सोचा था कि बच्चों रैयत जो होगा, रैयत में क्या होगा, किसान की स्थिति सुधार होगा। जमींदार क्या करता था बच्चों, जो किसान था वो किसान से बहुत ज़्यादा टैक्स लेता था और उस टैक्स का कुछ पार्ट ही क्या करता था, अंग्रेज को देता था। इसीलिए बच्चों अंग्रेजों ने क्या किया कि जमींदारी जो व्यवस्था था बच्चों, जमींदारी व्यवस्था रैयतवाड़ी में क्या कर दिया, समाप्त कर। डायरेक्ट बच्चों जो संबंध बच्चों डायरेक्ट हर एक किसान का जो बता दे कि हर एक किसान को क्या करना था, जो भी राजस्व डायरेक्ट अंग्रेज को देना है। लेकिन बच्चों रैयत किसान की स्थिति में सुधार नहीं आया। पहला बच्चों जो अंग्रेज का जो एम था वो तब पूरा होगा, लेकिन दूसरा जो एम था बच्चों किसानों की स्थिति में सुधार हो, लेकिन किसानों की स्थिति में सुधार नहीं हुआ और बुरा ही हो गया। तो रैयतवाड़ी का दो आपको मुख्य उद्देश्य याद रखना कि भू राजस्व की लगातार क्या होना चाहिए, वसूली होना चाहिए। रैयतवाड़ी किसान की स्थिति में सुधार लाएगा, लेकिन क्योंकि उन लोगों को लगा था कि जमींदार पहले के समझ में बच्चों इस्तेमारी बंदोबस्त में जो जमींदार था वह किसानों से ज़्यादा क्या करता था, कर वसूलता था। इसीलिए क्या किया बाद में अंग्रेजों ने क्या किया बच्चों, जमींदार को क्या कर दिया, बीच वाला जो सिस्टम था उसको हटा दिया, जिसके कारण से अंग्रेजों को लगा कि जमींदार क्या करता, किसानों से ज़्यादा टैक्स को लेता था और अंग्रेज को कम देता था। इसी के कारण से बच्चों रैयतवाड़ी व्यवस्था में अंग्रेजों ने जमींदारी सिस्टम को क्या कर दिया, हटा दिया, ताकि किसानों की स्थिति में सुधार हो। लेकिन पहला जो उद्देश्य था उनका पूरा होगा, लेकिन दूसरा उद्देश्य बच्चों नहीं पूरा हुआ। क्वेश्चन नंबर 19 में बच्चों लिखा हुआ महलवारी व्यवस्था क्या था। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों महलवारी व्यवस्था, ध्यान से आपको समझना। महलवारी व्यवस्था का जनक बच्चों लॉर्ड वेलेस्ली को माना जाता। पूछेगा पेपर में आपसे महलवारी व्यवस्था का जनक बच्चों किन्हें माना जाता है, तो लॉर्ड वेलेस्ली को माना जाता। उन्होंने यह व्यवस्था 1822 ईस्वी में बच्चों उत्तर प्रदेश में इन्होंने लागू किया था। महलवारी व्यवस्था का जनक किन्हें कहा जाता है बच्चों, लॉर्ड वेलेस्ली को माना जाता है। इन्होंने यह व्यवस्था बच्चों 1822 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में इन्होंने लागू किया गया। इन्होंने बच्चों उत्तर प्रदेश में 1822 ईस्वी में लागू किया था। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, यह व्यवस्था भारत के कुल 30% ब्रिटिश भाग पे लागू हुई और यह व्यवस्था किसानों के लिए बहुत हानिकारक साबित हुआ। जितना एरिया में बच्चों जो अंग्रेज जो कब्जा किया था उसका बच्चों 30% में महलवारी व्यवस्था लागू था। बोलना चाह रहा है अंग्रेज ने बच्चों भारत के जितने हिस्से में कब्जा किया था उस कब्जे का बच्चों 30% भाग में क्या महलवारी व्यवस्था अंग्रेजों ने लागू किया था, जिसके कारण से बच्चों किसानों की स्थिति किसानों के लिए बहुत ज़्यादा क्या था, हानिकारक था। इसीलिए लिखना चाह रहा है यह व्यवस्था भारत के कुल बच्चों 30% जहाँ ब्रिटिश था उसी भाग पे लागू हुआ था। यह व्यवस्था किसानों के लिए बहुत हानिकारक था। अंग्रेज का मान लेते बच्चों इतने में क्या किया, कंट्रोल किया, जिसमें से 30% भाग में बच्चों महलवारी व्यवस्था उन्होंने लागू किया था। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, इस व्यवस्था के अंतर्गत कर किसी एक किसान पे नहीं बल्कि बच्चों पूरे गांव पे लगता था। इस व्यवस्था के अंतर्गत बच्चों जो टैक्स था, जो कर था, किसी एक किसान पे नहीं लगता था बल्कि पूरे गांव के किसान पे लगता था। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, इसमें भू राजस्व को दरें अधिक थी। इसमें बच्चों भू राजस्व की जो दरें थी क्या थी, अधिक थी। इस व्यवस्था में गांव के जो मुखिया भी धीरे धीरे जमींदार जैसे स्थिति में आ गए थे। इसमें बेसिकली क्या होता है, जो गांव का जो मुखिया होता था बच्चों, वही मुखिया क्या करता, गांव के सभी किसानों से टैक्स लेकर अंग्रेज को देता था। बेसिकली इस्तेमारी बंदोबस्त में जमींदार था और यहाँ पे जमींदार के जगह पे क्या था, गांव का जो मुखिया होता था बच्चों, वही मुखिया क्या करता था, अलग सभी किसानों से बच्चों टैक्स को लेकर अंग्रेज को देता था। यही इसलिए लिखना चाह रहा, इस व्यवस्था में गांव का जो मुखिया भी धीरे धीरे बच्चों जमींदार जैसे स्थिति में आ गया। मतलब जो गांव का जो मुखिया था बच्चों किसानों से ज़्यादा टैक्स लेता था, अंग्रेजों को कम देता था।
इसीलिए लिखना चाह रहा है, इस व्यवस्था में गांव का मुखिया भी धीरे धीरे जमींदार जैसे स्थिति में आ गए और उन्होंने भी किसानों का शोषण करना शुरू कर दिया। वो भी क्या किए बच्चों, जो गांव के मुखिया थे वो भी क्या करने लगे, जो किसान थे उनका शोषण करना स्टार्ट कर दिया। इस व्यवस्था में बच्चों साहूकार को क्या मिला, बढ़ावा मिला। इसमें बच्चों महलवारी व्यवस्था में जो गांव का जो मुखिया था, जो साहूकार था, उसी को क्या मिला, बढ़ावा मिला। में बच्चों जो गांव का जो साहूकार था मुखिया को क्या मिला था, बढ़ावा मिला था। तो महलवारी व्यवस्था जो लाए थे बच्चों, उनका नाम आपको ध्यान रखना, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा कब लाया था, 1822 ईस्वी में लगा। 1822 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में लागू हुआ था। इस व्यवस्था में बच्चों बेसिकली क्या हुआ था, गांव का जो बच्चों जो मुखिया था, वो मुखिया क्या करता, सभी किसानों से टैक्स लेकर अंग्रेजों को देता था। उसमें बच्चों इस मराठी बंदोबस्त में जमींदार होता था, लेकिन महलवारी व्यवस्था में जमींदार के जगह पे क्या था, गांव का जो मुखिया था वहीं सभी किसानों से टैक्स को वसूल कर क्या करता, अंग्रेज को देता था। वो लोग भी क्या करता था बच्चों, किसानों को बहुत ज्यादा शोषण करता था। इस व्यवस्था में बच्चों जो गांव का मुखिया था साहूकार को क्या मिला था, बढ़ावा मिला था। क्वेश्चन नंबर 20 में बच्चों गिवन है, राजमहल की पहाड़ी लोग के बारे में क्या करना है, इस क्वेश्चन में बताना कि राजमहल के जो पहाड़ी जो लोग है बच्चों उसके बारे में बताना है। एक क्वेश्चन बच्चों लॉन्ग के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको क्या करें, इंपॉर्टेंट मार्क करें और आंसर को क्या करना, आपको ध्यान से सुनना है। लिखा हुआ है, ये पहाड़ियाँ अत्यंत विशाल तथा बहुत ही खतरनाक था। ये जो पहाड़ी था बच्चों बहुत ज़्यादा विशाल था, मतलब बहुत बड़ा था और साथ साथ बहुत ज़्यादा क्या था, खतरनाक था। 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में बच्चों जो बुकानन ने इस राजमहल पहाड़ी की दौरा किया था। तो यहाँ पे एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपसे पूछा जाएगा कि जो बुकानन है बच्चों, बुकानन जो है वह राजमहल की पहाड़ी का दौरा कब किया था, तो 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में जो फ्रांसिस जो बुकानन था बच्चों राजमहल की पहाड़ी का दौरा किया था। बस 19वीं शताब्दी के आरंभिक वर्ष आपको क्या करना, ध्यान में रखना है। उनके अनुसार पहाड़ियाँ ऐसे खतरनाक इलाका था जहां कोई भी यात्री जाने की हिम्मत नहीं करते थे। ये ऐसा कौन बोलते बच्चों, जो फ्रांसिस जो बुकानन थे, जो पहाड़ी में बच्चों घूमने गए थे, उनका कहना था कि कोई भी यात्री इस पहाड़ी में जाने की हिम्मत नहीं करता था। बुकानन जहां भी गए, फ्रांसिस बुकानन के अनुसार पहाड़ियाँ ऐसे खतरनाक इलाका था जहां कोई भी यात्री जाने की हिम्मत नहीं करते थे। पॉइंट, बुकानन जहां भी गए वहां के निवासियों का व्यवहार बच्चों शत्रुतापूर्ण, मतलब दुश्मन की तरह पाया। बोलना चाह रहा, बुकानन जहां भी बच्चों राजमहल की पहाड़ी पे दौरा करने गया, वहां के जो निवासी थे, जो लोकल जो लोग थे, उनका जो व्यवहार है बच्चों शत्रुतापूर्ण, दुश्मन की तरह पाया, क्योंकि वे लोग कंपनी के अधिकारियों से डरे हुए थे। क्योंकि बच्चों जो पहाड़िया जो लोग थे वह कंपनी के लोगों से, मतलब अंग्रेजों से डरे हुए थे। वे बात करने के लिए भी तैयार नहीं थे। वे लोग बच्चों जो बुकानन थे उनसे बात करने के लिए भी तैयार नहीं थे। उनको लगता था कि क्या अंग्रेज के अधिकारी है, इसीलिए बच्चों जो पहाड़िया लोग जो बुकानन से बात नहीं करते थे, करने से क्या करते थे, डरते थे। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, पहाड़िया अत्यंत क्या थी बच्चों, पहाड़ी के जो लोग थे अत्यंत गरीबी तथा दयनीय हालत में रहते थे। जो पहाड़ी जो लोग थे बच्चों बहुत ज़्यादा क्या थे, गरीब थे तथा दयनीय हालत में अपना जीवन बिताते थे। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, राजमहल के पहाड़ियों के निवासी जंगल में फसल उगाकर अपना गुजर बसर करते थे। जो राजमहल के जो पहाड़ी में जितने सारे जो निवासी करने वाले जो लोग थे वह क्या करते थे, जंगल में फसल उगाकर अपना गुजर बसर करते थे। और ये लोग झूम की खेती करते थे। क्या करते थे बच्चों, राजमहल के पहाड़ी में जितने सारे जो निवासी थे वह जंगल में फसल उगाकर अपना क्या करते थे, गुजर बसर करते थे। ये लोग बच्चों झूम की खेती करते थे। झूम की खेती बेसिकली होता क्या बच्चों, झूम की खेती में जंगलों को पहले काट कर जला दिया जाता, जलाने के बाद उसी जगह पे क्या करते हैं बच्चों, कुछ समय के लिए फसल उगाते हैं बच्चों। जब उसकी उर्वरता शक्ति जब खत्म हो जाती है, फिर से दूसरे जगह जाकर जब जंगलों को काट कर उसको जलाकर फिर से वहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, खेती करते हैं। उसको बोलते हैं झूम खेती। झूम खेती बच्चों 1 से 2 साल तक उस जगह पे खेती करते हैं बस, और उसका उर्वरा शक्ति खत्म होने के बाद फिर दूसरे जगह जाकर जंगलों को काटकर जलाकर वहाँ पे राख बन जाता, फिर वहाँ पे खेती करता, फिर इसी को बोला जाता है बच्चों झूम खेती। तो राजमहल के पहाड़ी के जो निवासी जो थे बच्चों जंगल में फसल उगाकर अपना गुजर बसर करते थे और ये लोग बच्चों झूम की खेती करते थे। जो पहाड़िया में रहने वाले लोग इमली के पेड़ों के बीच बनी झोपड़ी में रहते थे। पहाड़िया में रहने वाले जो लोग थे बच्चों इमली के पेड़ों के बीच में, 2 इमली के पेड़ के बीच बच्चों झोपड़ी बनाकर ये लोग क्या करते थे, रहा करते थे।
और आम के पेड़ों के नीचे छाया में आराम करते थे। जो आम का जो पेड़ है बच्चों, वह जो छाया है उस छाया में वो लोग क्या करते थे, पहाड़िया लोग आराम करते थे। वे पूरे प्रदेश को अपना निजी भूमि मानते थे। जो पहाड़ी जो लोग थे बच्चों, जितने सारे जो जंगल है सभी जंगलों को अपना क्या मानते थे, निजी भूमि पहाड़ी लोग मानते थे। उन जंगलों में पहाड़ी लोग बच्चों खाने के लिए जो महुआ के फूल जो इकट्ठे करते। महुआ बच्चों अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप क्या कर सकते हैं, गूगल करके इसका फोटो को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। और बेचने के लिए बच्चों रेशम के कोया तथा राल वो लोग क्या करते थे, बेचते थे। बेचने के लिए बच्चों रेशम का जो कोया तथा राल को क्या करते थे, वे लोग बेचा करते थे। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, पहाड़िया लोग ज़्यादातर उन मैदानों पे आक्रमण करते थे जहां किसान एक स्थान पे बस कर अपने खेती बाड़ी करते थे। कभी कभी बच्चों जो पहाड़ी लोग थे उनको खाने के लिए नहीं मिलता था बच्चों, तो उस आसपास के जो पहाड़ी लोग ज़्यादातर उन मैदानों पे बच्चों आक्रमण करते थे जहाँ पे किसान एक स्थान पे बस कर अपने खेती बाड़ी करते थे। जब पहाड़ी लोग को बच्चों खाने के लिए नहीं मिलता था तो ज़्यादातर उन मैदानों पे वो लोग आक्रमण करते थे जहाँ पे किसान एक स्थान पे बसकर अपने खेती बाड़ी को करते थे। सभी व्यापारी लोग को पहाड़ी लोगों के मुखिया को नियमित रूप से खिराज या घोष देकर शांति खरीदनी पड़ती थी, अन्यथा पहाड़ी लोग व्यापारियों के सामानों को क्या कर लेते थे, लूट लेते थे। जब भी बच्चों जो व्यापारी पहाड़ी इलाके से जाते थे तो उनको क्या करना पड़ता था, एक तरह का टैक्स देना पड़ता था। उस टैक्स का जो नाम है बच्चों खिराज, उस टैक्स का क्या नाम है, खिराज, या उस टैक्स का नाम बच्चों घोष है। क्या है, जब कोई भी बच्चों जो व्यापारी लोग जब उस पहाड़ी इलाका से जाते थे तो जो पहाड़ी इलाका का जो मुखिया था बच्चों उसको टैक्स देना पड़ता था। उस टैक्स का नाम आपको ध्यान रखना खिराज या घोष देकर शांति खरीदनी पड़ती थी। अगर कोई बच्चों व्यापारी अगर टैक्स को अगर नहीं देता था तो व्यापारी लोगों को वो लोग क्या करते थे, पहाड़ी लोग सामान को लूट लेते थे। तो टैक्स का नाम आपको ध्यान रखना बच्चों खिराज या घोष, उस टैक्स का क्या है, नाम है। जो अंग्रेज वनवासियों को क्या मानते थे, असभ्य मानते थे, क्रूर मानते समझते थे। जो अंग्रेज बच्चों जो वन मतलब जो जंगल में जो रहते थे, जो पहाड़ी इलाका में जो रहते थे उसको क्या समझते थे, अंग्रेज लोग बच्चों असभ्य समझते थे, क्रूर समझते थे, जिन पे शासन करना उनके लिए बहुत मुश्किल था। इस इलाका पे बच्चों जो अंग्रेजों का शासन करना बहुत ज़्यादा क्या करता था, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था, जिसके कारण से अंग्रेज उन वासियों को क्या बोलते थे, असभ्य क्रूर समझते थे, जिन पे शासन करना उनके लिए बहुत ज़्यादा क्या था, मुश्किल था। इसीलिए अंग्रेज जंगलों को सफा काटना चाहते थे तथा जंगली लोगों को सब बनाना चाहते थे, मतलब उसको भी क्या बनाना चाहते थे बच्चों, गुलाम बनाना चाहते थे। अंग्रेज जो था बच्चों वनवासियों को असभ्य क्रूर समझते थे, जिन पे शासन करना उनके लिए मुश्किल था। इसीलिए अंग्रेज जंगलों को सफाई मतलब अंग्रेज जो था वो जंगल को सफाई मतलब काट कर सफाया करना चाहते थे ताकि जंगली लोगों पे क्या करे, राज करे। जंगली लोगों को सब बनाना चाहते, सब का मतलब गुलाम बनाना चाहते थे। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, जंगल को सफाया करके ज्यों-ज्यों अस्थायी कृषि का विस्तार होने लगा, पहाड़ी लोग तथा अस्थायी खेतिहर के बीच झगड़ा भी बढ़ता गया। पॉइंट इंपॉर्टेंट है बच्चों, जब जंगल को सफाया करके ज्यों-ज्यों बच्चों अस्थायी कृषि का विस्तार, मान लो पहले यहाँ जंगल था, इस जंगल को साफ करके बच्चों यहाँ कृषि स्टार्ट हो गया। तो बोलना चाह रहा जंगल को सफाया करके ज्यों-ज्यों अस्थायी कृषि का विस्तार होने लगा तो पहाड़ी लोगों तथा अस्थायी जो खेतिहर के बीच क्या होगा, झगड़ा और बढ़ते चला गया। जब जंगल को सफाई हो गया बच्चों तो झगड़ा किसमें और तेजी से बढ़ने लगा। जो भी बच्चों जो पहाड़ी जो लोग था जो अस्थायी रूप से जो खेती करते थे उन दोनों के बीच और झगड़ा बढ़ते चला गया। वही बात इसमें लिखना चाह रहा था, जंगल को सफाया करके ज्यों-ज्यों बच्चों अस्थायी कृषि का विस्तार होने लगा तो पहाड़ी लोग तथा अस्थायी खेतिहर के बीच झगड़ा और बढ़ता गया। पहाड़ी लोग पहले से ज़्यादा हमले करने लगे और ग्रामवासियों के अनाज और लोग पहले से ज़्यादा हमले करने लगे। पहले के रिस्पेक्ट में बच्चों जब जंगलों को सफाया कर दिया गया तो पहाड़ी लोग पहले के रिस्पेक्ट में और ज़्यादा हमले करने लगे और ग्रामवासियों के अनाज तथा पशु को छीन झपट कर लेके चले जाने लगा। पहाड़ी लोग बच्चों झूम की खेती के लिए कुदाल का प्रयोग करते थे। जो पहाड़ी जो लोग थे बच्चों वह झूम के खेती के लिए किसका इस्तेमाल करते थे बच्चों, कुदाल का इस्तेमाल करते थे। इसीलिए कुदाल को पहाड़िया जीवन का प्रतीक माना जाने लगा। बोलना चाह रहा पहाड़िया जो लोग है बच्चों झूम की खेती के लिए कुदाल का प्रयोग करते थे। जो पहाड़ी जो लोग थे बच्चों झूम का जो खेती करते थे वह लोग किसका इस्तेमाल करते थे बच्चों, कुदाल का इस्तेमाल करते थे। इसीलिए कुदाल को पहाड़िया जीवन का प्रतीक माना जाने लगा।
और हल को नए बसिंदे जिसको संथालों की शक्ति का प्रतिनिधि माना जाता। जो भी बच्चों जो संथाल था वह कुदाल का इस्तेमाल नहीं करता था, वो लोग बच्चों हल का इस्तेमाल करता था। जो संथाल था बच्चों, संथाल किसका इस्तेमाल करता था? हल का इस्तेमाल करता था। जबकि बच्चों जो पहाड़ी जो लोग था वह इस्तेमाल करता था झूम की खेती में बच्चों कुदाल का इस्तेमाल करता था। बस इतना ही पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखना है। पहाड़ी लोग बच्चों जब झूम की खेती करता था उसमें कुदाल का इस्तेमाल करता था, जबकि संथाल बच्चों अस्थायी रूप से जब खेती करता था तो उसमें हल का प्रयोग करता था। अब हम लोग स्टार्ट करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 बच्चों पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 21 में लिखा हुआ फ्रांसिस बुकानन कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको क्या करें आप इंपॉर्टेंट मार्क करें और आंसर को ध्यान से समझना। फ्रांसिस बुकानन बच्चों एक चिकित्सक था। फ्रांसिस बुकानन क्या था बच्चों? एक चिकित्सक था जो भारत आया और बंगाल चिकित्सा सेवा में 1794 से लेकर 1815 तक उन्होंने काम किया था। फ्रांसिस जो बुकानन था बच्चों एक चिकित्सक था जो भारत आया और बंगाल चिकित्सा सेवा, आपको अंडरलाइन करें बच्चों, बंगाल चिकित्सा सेवा में 1794 से लेकर 1815 तक उसमें उन्होंने क्या किया था? काम किया था। कुछ वर्षों तक बच्चों भारत का जो गवर्नर जनरल जिसका नाम था लॉर्ड वेलेस्ली का बच्चों सर्जरी चिकित्सक भी रहा। कुछ वर्षों तक जो भारत का जो गवर्नर बच्चों जिसका नाम आपको ध्यान रखना लॉर्ड वेलेस्ली, जो महलवारी व्यवस्था को इन्होंने स्टार्ट किया था, इनके सर्जरी चिकित्सक भी इन्होंने रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों बुकानन के बारे में पढ़ना है। कलकत्ता के अपने प्रवास जहाँ पे बच्चों रहते थे उसी दौरान उसने कलकत्ता में एक चिड़ियाघर की स्थापना की जो कलकत्ता अलीपुर चिड़ियाघर कहला है। क्या कहला बच्चों? कलकत्ता अलीपुर चिड़ियाघर कहला है। जब कलकत्ता के अपने प्रवास मतलब जहाँ पे रहते थे उसी दौरान बच्चों उन्होंने कलकत्ता में एक चिड़ियाघर की स्थापना की जो कलकत्ता अलीपुर चिड़ियाघर कहलाया। अगर पेपर में पूछेगा कलकत्ता अलीपुर चिड़ियाघर किसने बनवाया तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बनवाया था बुकानन ने बनवाए थे। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों बंगाल सरकार के अनुरोध पर उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार क्षेत्र में आने वाले भूमि का सर्वेक्षण किया। बंगाल सरकार के बच्चों रिक्वेस्ट पे अनुरोध पे जो बुकानन थे उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने सारे जो अधिकार क्षेत्र में आने वाले भूमि का सर्वेक्षण किया कि किस भूमि में बच्चों कौन कौन सा रिसोर्सेज है उसको देख रेख करने के लिए जो बंगाल सरकार के अनुरोध पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी के क्षेत्र में बुकानन ने क्या किया सभी भूमि का सर्वेक्षण इसलिए किया कि किस किस भूमि पे कौन कौन से बच्चों रिसोर्सेज है संसाधन है उस संसाधन को क्या करना कंपनी को बताना। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों 1815 ईस्वी में वह बीमार पड़ गए। 1815 ईस्वी में बच्चों बीमार पड़ गए और उसके बाद क्या चले इंग्लैंड चले गए। 1815 ईस्वी में बच्चों जब बीमार पड़ गए तो उसके बाद वो क्या चले गए इंग्लैंड चले गए। इतने सारे बात बच्चों आपको फ्रांसिस बुकानन के बारे में आपको क्या करना है याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 22 में बच्चों लिखा हुआ बुकानन का विवरण के बारे में बताना है। बुकानन का जो विवरण के बारे में बताना तो ध्यान से आपको समझना बच्चों बुकानन की यात्राओं का जो खर्च ईस्ट इंडिया कंपनी उठाती थी। बुकानन जो भी यात्रा करते थे बच्चों इस यात्रा के दौरान जो भी खर्च होता था वह कौन उठाते थे ईस्ट इंडिया कंपनी उठाते थे। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों क्योंकि कंपनी को उन सूचनाओं की जरूरत थी जो बुकानन यात्रा के दौरान इकट्ठा करते थे। बुकानन की यात्राओं का जो खर्च थे बच्चों वह ईस्ट इंडिया कंपनी उठाती थी क्योंकि कंपनी को उन सूचनाओं की जरूरत थी जो बुकानन यात्रा के दौरान क्या करते थे इकट्ठा करते थे। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों बुकानन जहां भी जाते थे वहां उसको सरकारी एजेंट के रूप में देखा जाता था। बुकानन बच्चों जहां भी जाते थे उनको सरकारी एजेंट के रूप में देखा जाता था। बोलना चाह रहा बुकानन बच्चों जहां भी जाते थे उसको सरकारी एजेंट के रूप में देखा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों बुकानन ने लौ खनिज ग्रेनाइट तथा सल्फीटर अगर बच्चों आपको समझने में दिक्कत हो रहा तो आप क्या कर सकते हैं गूगल से फोटो देख सकते हैं। बुकानन ने बच्चों अपने सर्वेक्षण के दौरान लौ मतलब किस किस जगह पे बच्चों लोहा है खनिज है ग्रेनाइट है तथा सल्टपीटर से संबंधित सभी स्थानों का पता लगाया। बच्चों अपने जो बुकानन बच्चों जो सर्वेक्षण करते थे जमीन का उसमें किस किस चीज का पता लगा लिए लोहे का पता लगा किस जगह पे बच्चों लोहा है खनिज है ग्रेनाइट है तथा सॉल्टपीटर से संबंधितों का पता लगा लिए। कौन बच्चों बुकानन। बुकानन जब भी बच्चों जमीन के बारे में लिखता था तो इस जमीन को फेर बदल कर कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन बढ़ाया जाए इसके बारे में बच्चों बुकानन बताते थे। बुकानन बच्चों जब भी जमीन के बारे में लिखा करते थे
तो इस जमीन को बच्चों फेर बदल कर कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन को बढ़ाया जाए, इसके बारे में वह बोलते थे। क्वेश्चन नंबर 23 बच्चों पेपर के पॉइंट अभी से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा बच्चों संथालों का आगमन के बारे में बताना कि संथाल का बच्चों आगमन किस तरीके से हुआ। संथाल लोग बच्चों 1780 के दशक के आसपास बंगाल में आने लगे थे। बोलना चाह रहा संथाल जो लोग था बच्चों वो 1780 के दशक के आसपास बंगाल में आने लगे थे। जमींदार लोग खेती करने के लिए नई भूमि तैयार करने के लिए तथा खेती का विस्तार करने के लिए नए भूमि तैयार करने के लिए खेती का विस्तार करने के लिए संथालों को भाड़े पे रखते थे। भाड़े मतलब जब काम करता था उसके बदले में उनको पैसे देते थे। कौन बच्चों? जमींदार। और ब्रिटिश अधिकारियों ने संथालों को राजमहल की पहाड़ियों पे जंगल साफ करने के लिए आमंत्रण किया। बोलना चाह रहा जब ब्रिटिश अधिकारी को बच्चों संथालों के बारे में पता चला तो उन्होंने क्या किया, राजमहल की पहाड़ियों पे जंगलों को साफ कराने के लिए आमंत्रण दिया था। और यह संथाल लोग कृषि भी वहाँ पे करते थे। बोलना चाह रहा स्टार्टिंग में तो जमींदार बच्चों अपने खेती पे भाड़े के रूप में संथालों से काम करवाते थे। जब अंग्रेजों को पता चला बच्चों संथाल के बारे में तो उन्होंने क्या किया, राजमहल की पहाड़ी पे जंगल साफ करने के लिए संथालों को आमंत्रित किया। और वह संथाल लोग कृषि भी करते थे तथा हल भी चलाते थे। संथाल लोग बच्चों कृषि के दौरान किसका प्रयोग करते थे? हल का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, यह अंग्रेज अधिकारी संथालों को जमीन देकर राजमहल की तलहटी, बच्चों मान लेते कि पहाड़ी है, पहाड़ी बीच में बच्चों जो भूमि है उसको बोला गया क्या, तलहटी में बसने के लिए तैयार कर लिया। बोलना चाह रहा अंग्रेज जो अधिकारी था बच्चों संथालों को जमीन देकर जो राजमहल की जो तलहटी में बसने के लिए क्या किया, संथालों को तैयार कर लिया। यही बात लिखना चाह रहा है, यह अंग्रेज अधिकारी संथालों को जमीन देकर राजमहल की तलहटी में बसने के लिए क्या कर लिया, तैयार कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट, 1832 ईस्वी में इन्हें राजमहल के निचले भाग में बसने के लिए एक बहुत बड़ा क्षेत्र, जो क्षेत्र क्या कहला बच्चों, दामिन एक को दे दिया। मतलब जो भी क्षेत्र बच्चों अंग्रेज ने जो दिया कि इस जमीन पे आप क्या कर सकते हैं, रह सकते हैं, वह जमीन क्या कहला बच्चों, वह कहला दामिन एक को दे दिया। और इस जगह को संथालों की भूमि भी घोषित कर दिया। ध्यान से इस लाइन को समझना बच्चों। 1832 ईस्वी में इन्हें राजमहल के जो निचले भाग में बसने के लिए एक बहुत बड़ा क्षेत्र बच्चों दामिन एक को दे दिया और इस जगह को संथालों की भूमि घोषित। 1832 ईस्वी में इन्हें राजमहल के निचले भाग में बसने के लिए एक बहुत बड़ा क्षेत्र जो क्या कहला बच्चों, दामिन एक को दे दिया और इस जगह को संथालों की भूमि अंग्रेजों ने घोषित कर दिया तथा इनको सीमांकन भी कर दिया। सीमांकन का मतलब बच्चों एरिया कर दिया कि उत्तर में आपको यहाँ रहना है, दक्षिण में यहाँ तक है, पूरब में यहाँ तक है, पश्चिम में यहाँ तक। इन्होंने क्या किया, अंग्रेज ने क्या कर दिया बच्चों, जगह दे दिया कि उत्तर में आपको यहाँ तक जाना है, पश्चिम में यहाँ, पूरब में यहाँ, लोकेशन दे दिया। इतना जो क्षेत्र बच्चों ये क्या है, संथाल का क्षेत्र। यह बात किसने बोला था बच्चों, अंग्रेजों ने बोला। पूरा जो क्षेत्र क्या कहलाया बच्चों, दामिन एक को कहलाया। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, दामिन एक को एक क्या था, घना जंगल और पहाड़ी इलाका था। बोलना चाह रहा दामिन एक को जो था बच्चों घना जंगल और पहाड़ी इलाका था। दामिन एक को भागलपुर से, ध्यान रखना बच्चों, कहाँ से, भागलपुर से राजमहल तक का वन क्षेत्र था। जो दामिन एक को का अगर पूछेगा बच्चों, भागलपुर से राजमहल तक का क्या था, वन क्षेत्र ही क्या कहलाया, दामिन एक को कहलाया। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, ब्रिटिश सरकार द्वारा दामिन एक को का निर्माण संथाल समुदाय को बसाने के लिए किया था। सरकार द्वारा बच्चों जो दामिन एक कोह का जो निर्माण संथाल समुदाय को बसाने के लिए किया था। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों ध्यान से समझना, संथाल को बस इलाके के भीतर, बोलना चाह रहा संथालों को बच्चों जो इलाका जो दिया था बस उसी के अंदर क्या करना था, भीतर रहकर खेती करना था। जो भी बच्चों अंग्रेज जो इलाका दिया था, जो दामिन एक को कला, उसी के भीतर क्या करना था, संथालों को रहकर क्या करना था, खेती करना था। वही बात है बोलना चाह रहा, संथालों को बस इलाके के भीतर, बस मतलब जो भी दामिन कोह के भीतर, इलाके के भीतर रहकर ही खेती करना रहता था और आपको बस मतलब जो भी इलाका दिया था उसके भीतर ही रहकर खेती करना था और अस्थायी किसान संथालों को बनना था। नेक्स्ट पॉइंट, दामिन एक को के सीमांकन के बाद भी संथालों की बस्तियां बड़ी तेजी से बढ़ी। बोला चला दामिन एक को सीमांकन के बाद भी जो संथालों की जो बस्तियां बच्चों बड़ी तेजी से बढ़ी।
नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, संथालों के गांव की जो संख्या, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इसको क्या करें, स्टार ला के आप याद करें। संथालों के गांव की जो संख्या 1838 ईस्वी मात्र 40 थी। 1838 ईस्वी में बच्चों जो संथालों की जो गांवों की जो संख्या थे 1838 ईस्वी में 40 थी, और यह तेजी से बढ़कर बच्चों 1851 ईस्वी में 1473 तक पहुंच गई। 1838 ईस्वी में बच्चों संथालों की जो गांवों की संख्या 40 थी, लेकिन 1851 ईस्वी में बच्चों तेजी से बढ़कर कितना होगा, 1473 तक पहुंच गई थी। इस अवधि में संथालों की जो जनसंख्या थी बच्चों 3000 से बढ़कर 82,000 मटे 82,000 से अधिक हो गई थी। बोला चला 1838 ईस्वी में बच्चों जो संथालों की जो संख्या थी, जो जनसंख्या थी 3000 थी, और जब 1473 बच्चों जब गांव बन गए तो उस समय बच्चों जो संथालों की जो जनसंख्या कितनी थी, 82,000। क्वेश्चन, संथाल विद्रोह या संथाल आंदोलन क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, संथाल विद्रोह क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर को आपको क्या करना, ध्यान से समझना। पहाड़िया लोग के द्वारा की जाने वाले बच्चों झूम की खेती सही से नहीं चल पाया, और संथाल के द्वारा क्षेत्र के जंगल को साफ करने के कारण पहाड़िया लोगों की समस्या और बढ़ गई। यहाँ पे बच्चों जो पहाड़िया लोग जो थे वह किसका इस्तेमाल करते थे, वह इस्तेमाल करते थे बच्चों कुदाल का। बेसिकली जो झूम की खेती है, झूम की खेती में क्या करते, कुदाल से बच्चों जंगल को साफ करके जलाकर वहाँ पे बच्चों 2 वर्षों तक, 1 या 2 वर्षों तक वहाँ पे खेती करते थे बस। उसके बाद वहाँ की जब उर्वरक शक्ति जब खत्म हो जाती थी, फिर दूसरे जगह जाकर फिर से जंगल को काट कर जलाकर फिर से वहाँ पे खेती करना ही क्या कहलाता, झूम खेती कहलाती। जब उस जमीन की उर्वरक शक्ति बनी रहती है तब तक वहाँ पे क्या करते हैं, पहाड़िया लोग खेती करते हैं, उसके बाद कहीं और खेती करना ही क्या कहलाती है, झूम खेती कहलाती है। तो बोलना चाह रहा पहाड़िया लोग के द्वारा किए जाने वाले बच्चों झूम की खेती बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे सही से चल नहीं पाया, जिसके कारण से संथाल के द्वारा क्षेत्र के जंगल, संथाल लोग बेसिकली क्या कहते हैं, जंगल को साफ किए थे। अंग्रेजों के कहने पे बच्चों जो संथाल थे उन्होंने क्या किया था, जंगलों को साफ करने के कारण पहाड़िया लोगों की समस्या बढ़ गई थी। तो जंगल का जो सफाई किया था किसने किया था बच्चों, संथाल किया था। संथाल जो खेती करता था उसमें किसका इस्तेमाल करता था बच्चों, हल का इस्तेमाल करता था। संथाल लोग बच्चों अंग्रेजों के कहने पे क्या किया था, जंगल को सफाई किया था, जिसके कारण से पहाड़िया लोग के जीवन की समस्या और ज्यादा बढ़ गई थी। अंग्रेजों के कहने पे जंगलों को साफ करने के वजह लोगों की समस्या और बढ़ गया था। किसके वजह से बच्चों, जंगल को साफ करने के वजह से। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, संथाल लोगों को 1850 के दशक तक पता चल गया कि ब्रिटिश अधिकार उनके ऊपर ज़्यादा लगान लादकर उनके साथ अन्याय कर रहा है। स्टार्टिंग समय में बच्चों संथाल लोगों को पता नहीं था, क्योंकि संथाल लोग क्या क्या था बच्चों, अंग्रेजों के कहने पे जंगल को साफ करके वो ज़मीन जो दे दिया गया था बच्चों, वह दे दिया था संथाल लोगों के, जो क्या कहला, दामिन एक कोह कहला है। बाद में बच्चों 1850 के दशक में संथाल लोगों को पता चल गया कि ब्रिटिश अधिकार उन पे ज़्यादा लगान का मतलब टैक्स लाद कर उनके साथ अन्याय कर रहा। कब पता चला बच्चों, 1850 में। अंततः संथालों ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। अंततः संथालों ने क्या कर दिया बच्चों, विद्रोह कर दिया। पहले संथाल लोगों को बुलाया और जंगल को साफ करा। जंगल को साफ कराने के बाद कुछ जमीन दे दिया, और इस जमीन के अंदर ही क्या करना था, संथाल लोगों को खेती करना था। क्षेत्र जो दिया गया था बच्चों, उस क्षेत्र क्या कहला, दामिन ओ कोह कहला है। बाद में बच्चों 1850 में संथाल लोगों को पता चला कि अंग्रेज जो ब्रिटिश अधिकारी है उन पे ज़्यादा लगान लाद कर उनके साथ अन्याय कर रहा है, जिसके कारण से लास्ट में संथालों ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। किसके खिलाफ बच्चों, अंग्रेजों के खिलाफ। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों लिखा हुआ 1855 में संथालों के क्रोध की जो सीमा क्या हो गई बच्चों, पार हो गई, जिसके कारण से 1855 से 56 में विद्रोह शुरू हो गया। इस डेट को आपको क्या करना है, याद रखना है। संथाल जो विद्रोह हुआ था बच्चों 1855 से लेकर 1856 तक विद्रोह शुरू हो गया था। इस विद्रोह का बच्चों जो नेतृत्व जो कर रहा था सिद्धू और कान्हू कर रहा था। जो संथाल विद्रोह का बच्चों जो नेतृत्व कर रहा था संथाल के तरफ से, उनका नाम आपको ध्यान रखना, सिद्धू और कान्हू ने किया था। विद्रोह के दौरान सरकार ने जमींदारों के घरों को लूटा। इस विद्रोह के दौरान बच्चों जो इसने लूटा, इस विद्रोह के दौरान जो सरकार का मतलब यहाँ पे अंग्रेज ने जमींदारों को घरों को लूटा और खदानों को क्या कर लिया, छीन लिया। जब संथाल लोग जब विद्रोह कर रहा था तो अंग्रेजों ने क्या किया, जमींदार के घरों को क्या कर लिया, लूट लिया, और साथ साथ खाने पीने जो चीज़ें की वस्तुओं को क्या कर लिया, छीन लिया, और अधिकारी इसे दबाने के लिए उनका दमन शुरू कर दिया। जो भी बच्चों जो अंग्रेज अधिकारी है जो संथाल विद्रोह को दमन करना शुरू किया।
विद्रोह और उग्र हो गया। उग्र का मतलब बहुत तेजी से फैलने लगा। जब पहले स्टार्टिंग में क्या किया बच्चों, संथाल ने जब विद्रोह किया तो अंग्रेज अधिकारियों ने क्या किया, जमींदारों को घरों को लूटा और खदानों को क्या कर लिया, छीन लिया। और इसका इंजाम लगा दिए बच्चों किसने, संथाल को। जो घर को जो लूटा था बच्चों अंग्रेज अधिकारी ने लूटा था, लेकिन इंजाम जो लगा था बच्चों वह संथालों पे लगा था, जिसके कारण से संथाल विद्रोह और क्या हो गया, तेजी से हो गया। और तेजी से हो गया क्योंकि अंग्रेजों ने इंजाम जो लगाया था बच्चों खुद लूट लिया था, जमींदार के घर लूटा था, साथ साथ खदानों को छीना था। और छीनने के बाद जो इंजाम जो लगा दिए बच्चों किस पे लगा दिया, वह लगा दिया संथाल पे, जिसके कारण से संथाल विद्रोह और तेजी से हो गया। बेसिकली अंग्रेज चाहता था कि संथाल के साथ साथ बच्चों जमींदारों के बीच लड़ाई हो जाए। उन्हें क्या कर दिया बच्चों, चाल चल दिया। उनको लगा कि जमींदार के घर लूट के अगर संथालों को नाम लगा देंगे तो संथाल और जमींदार आपस में लड़ जाएंगे और जिसके कारण से विद्रोह क्या हो गया, शांत हो जाएगा। यह चाल किसका था बच्चों, अंग्रेजों का चाल था। नेक्स्ट पॉइंट लिखा बच्चों, जो सिद्धू था, सिद्धू ने खुद को दूत बताया, भगवान का दूत बताया, ताकि संथाल लोग क्या करें, इन पे ज़्यादा क्या करे, भरोसा करे। जो बच्चों संथाल का जो नेतृत्व कर रहा था सिद्धू और कान्हू ने करा था। सिद्धू क्या बोला, खुद को भगवान का दूत बताया ताकि जो संथाल क्या करे बच्चों, उन पे ज़्यादा भरोसा करे। आगे लिखा बच्चों, 30 जून 1855 को संथालों का एक सभा बुलाई, जिसमें से 10,000 संथालों ने क्या किया, भाग लिया। 30 जून बच्चों 1855 को संथालों का एक सभा बुलाई, जिसमें से 10,000 संथालों ने क्या किया, इस सभा में भाग लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 25, जिसमें लिखा हुआ संथाल विद्रोह का दमन अंग्रेजों ने कैसे किया। संथाल जो विद्रोह जो किया था उसको अंग्रेजों ने कैसे दबा दिया, कैसे दमन कर दिया, इसमें क्या करना, पढ़ना है। इंपॉर्टेंट है बच्चों, आंसर को क्या करना, आपको ध्यान से समझना। लिखा हुआ है, अंग्रेज सरकार संथालों की आक्रमण और बहादुरी को देखकर अंदर से बच्चों हिल चुके थे। अंग्रेज सरकार बच्चों संथालों की जो आक्रमण और बहादुरी को देखकर अंदर से क्या हो गए थे, हिल चुके थे। सरकार के पास अधिक शक्ति थी, अंग्रेजों के पास बच्चों अधिक शक्ति थी, जबकि संथाल के पास बिल्कुल भी शक्ति नहीं था। बोलना चाह रहा, अंग्रेजों के पास बच्चों बहुत ज़्यादा शक्ति था, जबकि संथाल के पास बच्चों शक्ति नहीं था, पास हथियार नहीं था। जो संथाल लोग हैं बच्चों इनके पास हथियार नहीं था। ध्यान रखा बच्चों, जो संथाल थे इनके पास हथियार नहीं थे, इनके पास मात्र बच्चों तीर और धनुष थे। अंग्रेज के पास बच्चों हथियार थे, जबकि संथाल के पास हथियार नहीं थे, इनके पास मात्र बच्चों तीर और धनुष था, जिसके कारण सरकार ने इन लोगों को अधिक दबाने लगा। क्योंकि बच्चों संथाल लोगों के पास कोई भी हथियार नहीं था, अंग्रेजों के पास हथियार था, संथाल के पास आपको ध्यान रखना मात्र तीर और धनुष था, जिसके कारण से अंग्रेज सरकार ने इन लोगों को अधिक दबाने का प्रयास। बच्चों कई संथालों को क्या कर लिया, अंग्रेज अधिकारी ने गिरफ्तार कर लिया। कई जो बच्चों जो संथाल थे इसको अंग्रेज अधिकारी ने क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। 15,000 से ज़्यादा संथाल मारे गए। कई संथाल को जो अंग्रेज अधिकारी ने क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। 15,000 से ज़्यादा संथाल क्या हो गए, मारे गए। संथाल का गिरफ्तारी और मृत्यु को देखकर बाकी बचे संथाल का मनोबल क्या हो गया, टूट गया। बोलना चाह रहा है, संथाल का जो गिरफ्तारी 15,000 से ज़्यादा बच्चों संथाल मर गए थे, जिसके कारण से बाकी बचे संथाल का जो मनोबल क्या हो गया, टूट गया। और फरवरी 1856 को संथाल विद्रोह क्या हो गया, समाप्त हो गया। अंग्रेजों ने क्या किया बच्चों, संथाल विद्रोह को समाप्त करने के लिए बहुत सारे क्या किए, संथालों को गिरफ्तार कर लिए और 15,000 से ज़्यादा संथाल को अंग्रेज अधिकारियों ने क्या किया, मार दिया। जिसके कारण से संथाल का गिरफ्तारी तथा मृत्यु को देखकर बचे जो संथाल का मनोबल टूट गया, जिसके कारण से फरवरी 1856, डेट को याद करना बच्चों, फरवरी 1856 को संथाल विद्रोह क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो जब संथाल विद्रोह जब हो रहा था, उस विद्रोह को देखकर, संथाल का विद्रोह देखकर बच्चों, बहादुरी देखकर जो अंग्रेज अधिकारी ने क्या किया, अंदर से हिल चुका था। सरकार के पास अधिक से उसके पास शक्ति नहीं था, संथाल के पास मात्र बच्चों तीर और धनुष था, जबकि जो अंग्रेज के पास बच्चों हथियार था, जिसके कारण से अंग्रेज अधिकारी ने इन लोगों को दबाने का क्या किया, प्रयास किया। स्टार्टिंग समय में इन लोगों ने क्या किया बच्चों, संथालों को गिरफ्तार कर लिया और 15,000 से ज़्यादा संथाल को मार दिया, जिसके कारण से कि गिरफ्तारी और मृत्यु को देखकर बचे संथाल का जो मनोबल क्या हो गया, टूट गया। फरवरी 1856 को बच्चों जो संथाल विद्रोह क्या हो गया, समाप्त हो गया। इतने सारे बात बच्चों आपको संथाल विद्रोह के दमन में याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 26 में गिवन बच्चों, बम्बई दक्कन में राजस्व की मांग और किसान का स्थिति के बारे में पढ़ना। बम्बई जो दक्कन में राजस्व की जो मांग और किसान के स्थिति के बारे में पढ़ना है। आंसर को ध्यान से समझना। पहला राजस्व बंदोबस्त बच्चों 1820 के दशक में किया गया था। पहला राजस्व बच्चों बंदोबस्त जो हुआ था 1820 के दशक में किया गया।
और मांगा गया कि राजस्व इतना अधिक था कि बहुत सारे जो किसान थे अपना निवास स्थान को छोड़कर नए क्षेत्र की ओर चले गए। अंग्रेजों ने बच्चों बहुत ज़्यादा कर मांग रहे थे, जिसके कारण से बहुत सारा किसान उस जगह को छोड़कर कहीं और चले गए। वही बात लिखना चाह रहा, मांगा गया राजस्व बच्चों इतना अधिक था कि बहुत सारे जो किसान थे अपना निवास जहाँ पे रहते थे उस जगह को छोड़कर नए क्षेत्र में। लिखा बच्चों, खराब फसल होने पर भी किसानों को राजस्व अदा करना पड़ता था, जो कि क्या था, असंभव था। बोलना चाह रहा है, खराब फसल होने पर भी किसानों को राजस्व अदा करना पड़ता था, जो कि क्या था, असंभव था। क्योंकि जब बच्चों फसल नहीं होने पर किसान कहाँ से देगा, जिसके कारण से क्या था, कर देना किसानों के लिए असंभव था। 1832 के बाद कृषि उत्पादक का जो कीमत था काफ़ी अंग्रेज सरकार ने घटा दिया था। क्या कहते, घटा दिया था। 1832 के बाद बच्चों कृषि उत्पादक की जो कीमत था अंग्रेज सरकार के द्वारा काफ़ी उसको क्या कर दिया था, कम कर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, 1832 से लेकर 1834 के वर्षों में देहाती इलाका अकालों के चपेट में आ गया। ऐसे समय किसान के पास कुछ भी नहीं था, वह ऋणदाता मतलब जो गांव के जो साहूकार के से उधार लेकर राजस्व चुका सकता था। 1832 से लेकर बच्चों 1832 से लेकर 1834 के वर्षों में बच्चों देहाती जो इलाका अकालों के चपेट में आ गया। ऐसे समय में किसानों के पास बच्चों कुछ भी नहीं था, वह ऋणदाता मतलब जो साहूकार बच्चों गांव बच्चों जो साहूकार होते वह ऋणदाता मतलब ऋण को देते हैं, उधार देकर राजस्व चुका सकते थे, पर ऋण नहीं मिलता था। क्योंकि एक बार बच्चों किसान को साहूकार जब ऋण देता था उसके बाद उसको ऋण नहीं मिलता था, क्योंकि बच्चों जो किसान था वह चुका नहीं पाता था, जिसके कारण से जो गांव के जो साहूकार थे दोबारा ऋण देने से मना कर देता था। एक बार ऋण लेने पर किसानों पे कर्ज बढ़ता चला जाता, क्योंकि बच्चों जो साहूकार था बहुत ज़्यादा क्या लेता था, ऋण लेता था। एक बार बच्चों अगर किसान किसी साहूकार से ऋण ले लिया तो उस पर ब्याज बहुत ज़्यादा लेता था और धीरे धीरे ब्याज का दर बढ़ते चला जाता था। आगे लिखा हुआ 1840 के दशक तक ब्रिटिश अधिकारी को एहसास हुआ मतलब महसूस हुआ कि हर जगह किसान कर्ज के बोझ से दबे जा रहे हैं। 1840 के दशक तक ब्रिटिश अधिकारी को बच्चों एहसास हुआ मतलब फील हुआ कि हर जगह किसान को कर्ज के बोझ से दबे जा रहे हैं, जिसके कारण से अंग्रेजों ने क्या किया बच्चों, जो किसान के जो उत्पादक है उस पर दाम बढ़ा दिया। आगे लिखा बच्चों 1845 के बाद कृषि उत्पादक की कीमत बढ़ने लगी। 1845 के बाद बच्चों कृषि उत्पादक का जो फसल है बच्चों, फसल का दाम अंग्रेज सरकार ने बढ़ा दी। 1845 के बाद बच्चों जो अंग्रेज सरकार थे कृषि उत्पादक का जो कीमत था वह बढ़ा दिया। क्वेश्चन नंबर 27 बच्चों गिवन है, दक्कन में आंदोलन या दक्कन विद्रोह भी पेपर में आ सकता। पहले पढ़े बच्चों संथाल विद्रोह, अब पढ़ेंगे बच्चों दक्कन में आंदोलन या दक्कन में विद्रोह। ध्यान से आंसर को समझना। 19वीं शताब्दी के दौरान भारत के विभिन्न प्रांतों के किसानों ने साहूकार और अनाज के जो व्यापारी के विरुद्ध अनेक विद्रोह किए। ऐसे ही एक विद्रोह बच्चों दक्कन में जो हुआ था 1875 में हुआ था। बोलना चाह रहा है 19वीं शताब्दी के दौरान बच्चों भारत के जो विभिन्न प्रांत है उसमें किसानों ने साहूकार, ध्यान रखना अंग्रेज नहीं, यहाँ पे गाँव के जो साहूकार है और जो अनाज के जो व्यापारी, जो बच्चों अनाज को क्या करते थे किसानों से कम दाम में खरीद कर और उसको क्या करते थे ज़्यादा दाम में बच्चों जो मंडी होता है उस मंडी में जाकर अनाज के व्यापारी बेचते थे। तो दक्कन के आंदोलन में आपको ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे जो आंदोलन किसान ने किया था साहूकार तथा अनाज के व्यापारी के विरुद्ध कब किया था, 1875 में बच्चों दक्कन में हुआ था। वही बात लिखना चाह रहा, 19वीं शताब्दी के दौरान भारत के विभिन्न प्रांतों के किसानों ने साहूकार और अनाज के व्यापारियों के विरुद्ध अनेक विद्रोह किए। ऐसे ही बच्चों दक्कन में 1875 ईस्वी में विद्रोह हुआ। डेट हुआ बच्चों साहूकार तथा अनाज के व्यापारियों के विरुद्ध दक्कन में 1875 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, यह आंदोलन पूना जो कि वर्तमान पुणे नाम है बच्चों, जिले में एक बड़े से गांव सूपा, ध्यान रखना बच्चों बड़े से गांव सूपा में शुरू हुआ था। यह आंदोलन बच्चों पूना जो कि वर्तमान समय में क्या नाम है, पुणे जिले में एक बड़े से गांव जिसका नाम बच्चों सूपा में शुरू हुआ। सूपा का एक मंडी था जहां अनेक व्यापारी तथा साहूकार रहा करते थे। सूपा का एक मंडी है बच्चों जहां पे अनेक व्यापारी तथा साहूकार रहा करते थे। आगे लिखा हुआ 12 मई 1875 के आसपास के ग्रामीण इलाकों के किसान क्या हो गए, इकट्ठा हो गए। 12 मई बच्चों 1875 के आसपास के जितने सारे गाँव के जो किसान थे वह इकट्ठा हो गए। उन्होंने
साहूकार, ध्यान रखा बच्चों, उन्हें साहूकार का जो लेखा बही, जो खाता होता है, जो लेन देन का जो सभी रिकॉर्ड रखता है, उसको जला दिया। 12 मई बच्चों 1875 ईस्वी को आसपास के ग्रामीण इलाके के जो किसान क्या हो गए, इकट्ठा हो गए। उन्होंने क्या किया, साहूकार के जो लेखा बही, जो खाता होता लेन देन का, जिसमें रिकॉर्ड रखता, उसको क्या कर दिया, किसानों ने जला दिया। अनाज के दुकानों को क्या कर लिया, किसानों ने लूट लिया। जो साहूकार के बच्चों जो अनाज का जो दुकान है उसको क्या कर लिया, लूट लिया। साहूकार के घरों को क्या कर दिया, किसानों ने जला दिया। यह विद्रोह बच्चों अहमदनगर तक क्या हो गया, फैल गया। यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, कुछ जो साहूकार का जो अनाज के दुकानों को क्या कर लिया, लूट लिया तथा कुछ साहूकार के घरों को भी क्या कर दिया, जला दिया। और यह विद्रोह बच्चों अहमदनगर तक क्या हो गया, फैल गया। बच्चों अगले 2 महीने में यहाँ और भी आग की तरफ फैल गया। अगला जो 2 महीना बच्चों और तेजी से क्या हो गया, आग की तरह फैल गया तथा 6500 वर्ग किलोमीटर का इलाका जो था आग के चपेट में आ गया। तो जो आंदोलन हो रहा था आसपास के बच्चों 6500 वर्ग किलोमीटर के जितने सारे जो क्षेत्र था बच्चों, सभी क्षेत्र में क्या हुआ, साहूकारों को घर को लूटा जा रहा था और साथ साथ क्या करता, जो उसको घर को जलाया जा रहा था। वही बात है लिखना चाह रहा, अगले 2 महीने में यहाँ और भी बच्चों आग की तरफ फैल गया और 6500 वर्ग किलोमीटर का जो इलाका था इसके चपेट में आ गया। चपेट का मतलब वहाँ के आसपास के जितने सारे जो साहूकार थे बच्चों, उसको दुकानों को लूटा गया, उसको घरों को जलाया गया। 30 से ज़्यादा जो गांव था बच्चों इसके द्वारा प्रभावित होगा। 30 से जो ज़्यादा जो गांव था बच्चों, वहाँ पे क्या हुआ, साहूकार को जो दुकान था उसको लूटा गया, उसके जो बही खाते होता उसको जला दिया, साथ साथ बच्चों उसको घरों को भी जला दिया। क्या हुआ, जब विद्रोह फैला तो ब्रिटिश अधिकारियों को 1857 का नज़ारा याद आने लगा। जब विद्रोह होने लगा, विद्रोह बच्चों फैल गया, तो ब्रिटिश जो अधिकारी को 1857 का जो नज़ारा याद आने लगा। बच्चों फैला तो ब्रिटिश अधिकारियों को 1857 का नज़ारा याद आने लगा। विद्रोही किसान के गांव में बच्चों पुलिस थाने स्थापित कर दी। उस बच्चों विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेज अधिकारियों ने क्या किया, गांव में बच्चों जो पुलिस थाने को क्या कर दिया, स्थापित किया और तुरंत सेना बुलाई और 95 व्यक्तियों को क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। तुरंत बच्चों अलग अलग गांव में क्या कर दिया, पुलिस थाने को अंग्रेज अधिकारियों ने स्थापित किया गया। तुरंत सेना को क्या कर दिया, अंग्रेज अधिकारी के द्वारा बुलाया गया और 95 व्यक्तियों को क्या कर लिया, गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। अंग्रेज जो अधिकारी थे बच्चों 95 व्यक्ति को पकड़कर जेल में डाल दिया और कई महीनों के बाद ब्रिटिश अधिकारी देहात पर अपना नियंत्रण क्या कर लिया। महीनों के बाद बच्चों बोला चाह रहा, कई महीने पहला तक क्या किया, अलग अलग गांव में पुलिस स्टेशन क्या करते, पुलिस थाना बैठा दिया और 95 व्यक्तियों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। कई महीनों के बाद जो ब्रिटिश अधिकारी ने देहात पे अपना नियंत्रण फिर से कर लिया। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 28 जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचा हुआ, दक्कन दंगा आयोग क्या था। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों शॉर्ट के लिए, दक्कन दंगा आयोग क्या था, ध्यान से समझना। जब विद्रोह बच्चों दक्कन में फैला तो प्रारंभ में बम्बई सरकार उसे गंभीरतापूर्वक लेने को तैयार नहीं था। बोलना चाह रहा है, जब बच्चों विद्रोह दक्कन में फैला, दक्कन बच्चों जगह है महाराष्ट्र में, फैला तो प्रारंभ में जो बम्बई जो सरकार गंभीरतापूर्वक मतलब सीरियस रूप से लेने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन भारत सरकार मतलब यहाँ भारत सरकार का मतलब बच्चों अंग्रेज अधिकारियों ने जो कि 1857 के विद्रोह को यादों से चिंतित था और बम्बई सरकार पे दबाव डाला। अंग्रेज जो अधिकारी था बच्चों वो बम्बई सरकार पे क्या किया, दबाव डाला और वह दंगों को कारण के छानबीन, बोलना चाह रहा बच्चों बेसिकली अंग्रेज अधिकारियों ने जो बम्बई सरकार पे क्या किया, दबाव डाला और वह दंगों को कारण की छानबीन। दंगा जब स्टार्ट किया तो बम्बई के जो सरकार है बच्चों उसको गंभीरतापूर्वक नहीं लिया, लेकिन अंग्रेज अधिकारियों ने 1857 की विद्रोह की यादों से चिंतित था। जो अंग्रेज जो अधिकारी था बच्चों 1857 की विद्रोह की यादों से चिंतित था, जिसके कारण से बम्बई सरकार पे अंग्रेज अधिकारियों ने क्या किया, दबाव डाला और दंगों के कारण की छानबीन करने के लिए एक जांच आयोग बैठाए। बोलना चाह रहा उसको जांच पड़ताल करने के लिए, छानबीन करने के लिए एक जांच आयोग बच्चों ब्रिटिश अधिकारी के कहने पे, ब्रिटिश सरकार के कहने पे वहाँ पे बम्बई सरकार ने जांच आयोग बैठाए। आयोग ने एक रिपोर्ट तैयार किया। आयोग जो था बच्चों उसने क्या किया, एक रिपोर्ट तैयार किया जो 1857 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश किया। पहले क्या किया बच्चों, आयोग ने एक रिपोर्ट तैयार किया जो कि 1857 में बच्चों ब्रिटिश पार्लियामेंट में उस रिपोर्ट को क्या किया गया, पेश किया गया। दक्कन दंगा रिपोर्ट कहा गया।
बोलना चाह रहा है आयोग ने एक रिपोर्ट तैयार किया जो कि बच्चों 1857 ईस्वी में ब्रिटिश पार्लियामेंट में इसको क्या किया गया, पेश किया। यह रिपोर्ट जिसे डक्कन दंगा रिपोर्ट कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट जो लिखा बच्चों, इस आयोग को प्राप्त हुई याचिकाओं में किसानों ने बतलाया कि जब ऋण चुकाया जाता था तो ऋणदाता किसानों को जो उसकी जो रसीद देने से इनकार कर देते थे। जो उस ऋण को चुका देते थे तो जो ऋण देता मतलब जो साहूकार थे किसानों को उसको रसीद देने से क्या कर देते, इनकार कर। पैसा तो ले लेते थे लेकिन रसीद देने से मना कर दे। कौन बच्चों, साहूकार। वही बात इसमें बताया जा रहा बच्चों, याचिकाओं में किसानों को बतलाया गया जब ऋण चुकाया जाता था बच्चों, जब किसान क्या करते, साहूकार को जब ऋण देते थे तो जो ऋणदाता मतलब जो साहूकार थे किसानों को उसको रसीद देने से क्या करते थे, मना करते थे और बंध पत्र में जाली आंकड़ों भर देते थे। जो भी बच्चों जो रिपोर्ट था, जो उसका बही खाता जिसको बोलते हैं, उसमें क्या कर जाली रिपोर्ट भर देता था। बेसिकली क्या हुआ, किसान ने क्या करे, जो ऋण लिया उस ऋण को तो दे दिया, उसके बदले में बच्चों कोई भी कागज नहीं देता था और जो बच्चों जो डायरी था उसका, जिसको बही खाता बोलते हैं, उसमें फर्जी क्या कोट उसमें लिख देता था। वही बात लिखना चाह रहा। बंध पत्र का मतलब हो गया बच्चों जो साहूकार का जो बही खाता उसमें जाली आंकड़ों को क्या कर देता, भर देता था और कोई भी बच्चों उसको रसीद नहीं देता था। पैसा तो ले लेता था और पैसा देने वाला जो रसीद है बच्चों वह किसानों को नहीं देता था। और बंध पत्रों पे बच्चों जाली आंकड़ों को क्या कर देता, साहूकार भर देता था। किसानों की फसल कम कीमत पे लेता था। जो साहूकार था बच्चों, किसान का जो फसल था वह कम कीमत पे लेता था और समय के साथ किसान समझने लगा था कि उनके साथ अन्याय हो रहा। बाद में किसानों को पता चला कि बच्चों इनके साथ मतलब किसानों के साथ क्या हो रहा, अन्याय का जो जड़ है बच्चों यही दस्तावेज बही खाता है। किसानों को बाद में बच्चों एहसास हुआ जो अन्याय का जो जड़ है बच्चों, जो दस्तावेज बही खाता ही क्या अन्याय का जड़ है, जिसके कारण से उन्होंने क्या किया, आंदोलन किया। वही बात इसमें लिखना चाह रहा, किसानों की फसल क्या करता, जो साहूकार था बच्चों, जो अनाज के जो व्यापारी था वह कम कीमत पे लेता था। समय के साथ किसान समझने लगे थे कि उनके साथ अन्याय का जो जड़ है बच्चों, जो दस्तावेज है, जो बच्चों साहूकार का जो दस्तावेज है, जो बही खाता ही क्या करा, अन्याय का जड़ है, जिसके कारण से सभी जो किसानों को समझ आया कि उनके अन्याय का जो जड़ है बच्चों क्या है, दस्तावेज है। दस्तावेज का मतलब होता है कि जो साहूकार का बच्चों जो बही खाता वही क्या अन्याय का जड़ है, जिसके कारण से बहुत सारे किसान ने क्या किया, आपस में बहुत सारे किसान इकट्ठा होकर जो साहूकार के जो बही खाता को जला दिया, उसको दोबारा को जला दिया। इसी बच्चों चैप्टर नंबर 10 के जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बच्चों, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस कर दिए। अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। आप लोग का कमेंट ही बच्चों हम लोग को मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए, साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूले। थैंक